बाकी किसी प्रोफेशन में अगर आप कोई भूल करते हैं तो शायद उसका खामियाजा उतना भारी हो ना हो, लेकिन सैनिक के रूप में जब आप युद्ध के मैदान में भूल करते हैं तो उसका मूल्य थोड़ा ज़्यादा चुकाना पड़ता है। उनको समझ में आ गया था, मेरे जवान इतने बहादुर और अच्छे थे कि एक हमारी वहाँ पर रेपुटेशन ऐसी बन गई थी कि इस कंपनी के लोगों ने अगर घेर लिया तो मुश्किल। पता नहीं आप अपने जीवन के बारे में क्या सपने देख रहे हैं भारत के युवाओं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं लाइफ इज गोइंग टू बी पार्टी तो लाइफ इज गोइंग टू बी ब्लडी वन हेल ऑफ अ ग्रेट बैटल, अ बैटल फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस सोसाइटी। वर्सेस कहीं है ही नहीं ब्रह्मांड में, पूरा सामंजस्य है, लेकिन एक वर्सेस है। प्लीज गेट इनटू दैट, फाइट दैट वर्सेस, एंड वो वर्सेस है धर्म। तो कोई भी चीज में आप व्यापार डाल दीजिए वो दूषित है। इसी वजह से हमारे समाज की सारी अवधारणाएं दूषित हो गई है, तो हर एक चीज को हमने व्यापार। देवियों और सज्जनों, जय हिंद एंड जय भारत। मैं आप सबका हमारी पॉडकास्ट सीरीज द यू टर्न के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज बहुत ही विशेष अतिथि हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, सेना मेडल। मेजर मनोज कुमार सिन्हा, सेना सेवा को 6 मार्च 2000 तक 33 राष्ट्रीय राइफल में सेवारत आपने 3 अलग अलग वारदातों में 6 आतंकवादियों को वीरता से मार गिराया। आपको सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। कर्नल सिन्हा को एक टेररिस्ट ऑपरेशन में बुलेट से इंजरी हुई थी। हम उनके साथ ना सिर्फ उस घटना के बारे में बट युवाओं, आज के युवाओं और उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, कैसे हम युवाओं को मुख्य धारा में ला सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। कर्नल सिन्हा एक प्रेरणादायक लेखक, वक्ता और एक प्रभावशाली कवि हैं। अगर हिम्मत है तो रोक लो, हम प्रलय है, तूफान है, तान कर सीना आ रहे, हम हिंद की संतान है, हम हिंद की संतान है। सो देवियों और सज्जनों, आइए स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा का। देवियों और सज्जनों, जय हिंद एंड जय भारत। आपका आज के हमारे एपिसोड द यू टर्न में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सम्माननीय अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, वीरता पुरस्कार विजेता, सेना मेडल हमारे साथ हैं। इनके साथ हम आज यूथ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा। सर, जय हिंद एंड जय भारत। जय मां भारती। बहुत और बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हमने अपने पॉडकास्ट का नाम सर द यू टर्न रखा है। यू टर्न का मतलब है YOU, मतलब इसके थ्रू हम सभी यूथ और सभी सिटीजन को इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, उसमें से समय निकाल के राष्ट्र की तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान दें और राष्ट्र के प्रति एक अपना कोई ना कोई राष्ट्र प्रथम गोल ले। जैसे सबका कोई ना कोई गोल होता है, कोई अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड करना चाहता है, कोई चाहता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, कोई चाहता है कि वो अच्छा ऑफिसर बने, या अलग अलग कुछ भी किसी न किसी का अलग अलग गोल है, लेकिन राष्ट्र को इस रेस में पीछे छोड़ देते हैं। तो ये जरूरी है कि हमने सोचा कि इसके थ्रू आप जैसे अतिथियों से बात करके हम उनको इंस्पायर करें और उनको बताएं कि उनको अपने लाइफ में ऐसे क्या गोल लें ताकि वो राष्ट्र की तरफ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो लेकिन इस पे आने से पहले सर, पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सेना के दौरान, सेना की सर्विस के दौरान आपके साथ एक हादसा हुआ था टेररिस्ट एक्टिविटी में, जहां आप इंजर हुए और आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। तो अगर आप उस घटना के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जो आपने प्रश्न पूछा उसमें एक दो शब्द हैं। मैं इसे हादसा नहीं समझता। हाँ, मेरे जीवन की सबसे सुखद घटना है ये। और जो गैलेंट्री अवार्ड है वो मेरा साइटेशन इस घटना के पहले चला गया था। तो इस घटना का गैलेंट्री अवार्ड से हालांकि बोला गया, लेकिन चूंकि इसमें मेरे सिपाहियों ने भी
की हानि हो गई थी। तो जो भी है, मतलब मैंने अस्पताल में सीओ साहब को बोला कि सर मेरा इसमें कोई नाम नहीं जाना चाहिए, कुछ सिपाही हैं मेरे, उनका नाम जाना चाहिए। तो ये 2 बातें हैं। मुख्य बात यह है कि कोई हादसा नहीं, इससे सुखद मेरी जीवन में कोई घटना घटी नहीं। तो ठीक है, कश्मीर में है तो गोली जिस दिन मुझे लगी थी एनकाउंटर में, हम घेर के निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो दे प्रोबेबली उसमें से 3 बंदे थे, उनको समझ में आ गया था। मेरे जवान इतने बहादुर और अच्छे थे कि एक हमारी वहाँ पर रेपुटेशन ऐसी बन गई थी कि इस कंपनी के लोगों ने अगर घेर लिया तो मुश्किल है। तो वो हमने जो घेर लिया था, सुबह सुबह का समय था, तो दोपहर के बाद होता है, तो वो चांस लेते हैं कि शायद अगर हम एनकाउंटर को थोड़ा ड्रैग कर पाए अंधेरे की तरफ, फिर चांस ले सकते हैं। सुबह सुबह था तो दे न्यू कि बचने का कोई है नहीं, और एक हमारी जो छवि थी कि भाई इनसे नहीं बच सकते। तो आप एम्बुश लगा के बैठे हुए? नहीं, हमने रात गांव को कॉर्डन कर लिया था। अच्छा। और सवेरे हमने घोषणा करी कि हमने घेर लिया है और सारे सिविलियंस जो है नागरिक हैं बाहर आ जाएं, हम अंदर जाना चाहते हैं। तो इंट के बेसिस पे मूवमेंट थी? इंट का एप्रीहेंशन मेरा अपना एक एनालिसिस था मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई वाज, मैं पूरा लगभग मुझे विश्वास था कि होंगे अंदर। उसके कई कारण हैं, अगर उसमें जाएंगे थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन वो एक कारण था मुझे कि पक्का होंगे अंदर। वो एक ट्रैप में बहुत दिनों से ले कर रहा था, मेंटल साइकोलॉजिकली एक ट्रैप में ले कर रहा था वहाँ पर, कि वो इस गांव में आए और फंसे वो। तो इट्स ऑल ए माइंड गेम इज व्हाट आई, मैंने मतलब जो वहाँ पर देखा ना, जो मैं सीखा, ये मूलतः सोच की लड़ाई है। सोच से खेलने में मैं अच्छा मतलब वहाँ पर हो गया था। वही चीज़ मैं आज बाहर भी लेकर आया हूँ। तो वो जब विश्वास हो गया कि उनके, और मैंने अनुमान था मेरा, लेकिन वो अनुमान सही था कि अंदर हैं, तो उनको ये लग गया कि बचने का कोई चांस नहीं है। तो उसमें से 3 आदमियों को उन्होंने आपस में ही डिटेल किया कि फिदाइन के रूप में जाएं, और उनका एक ही था लक्ष्य कि इस कैप्टन साहब को गिरा दो तो तभी बच सकते हैं। तो वो वहाँ पर हम अंदर घुसे नहीं, क्योंकि हम सिविलियंस के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सब आ जाए तब हम अंदर जाएं, जिससे कि क्रॉस फायर अगर हो तो सिविलियन की जान माल की नुकसान ना हो। लेकिन उसका फ़ायदा उठाकर वो अंदर ही 3 बंदे दूसरे कोने में जाके, और वहाँ से उन्होंने हमें चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। तो मेरे से वो थोड़ी भूल हो गई। आप भी सोल्जर हैं तो आप समझेंगे एक बात कि बाकी किसी प्रोफेशन में अगर आप कोई भूल करते हैं तो शायद उसका खामियाजा उतना भारी हो ना हो, लेकिन सैनिक के रूप में जब आप युद्ध के मैदान में भूल करते हैं तो उसका मूल्य थोड़ा ज़्यादा चुकाना पड़ता है। रक्त से चुकाना पड़ सकता है, शरीर के किसी अंग से चुकाना पड़ सकता है, प्राणों से चुकाना पड़ सकता है। तो you don't get a second chance when you do a mistake in soldiering. You're right. Yeah, so but I did one mistake. मेरे को समझ में आ गया था कि ये तो कुछ अलग है, चुनौती तो नहीं देते हैं आतंकवादी, लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। अपने पुराने प्लान से ही चलना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल, बट वो जो भी है उसी तरफ हम बढ़ गए, मैं अपनी मेरी टीम लेके। तो अब वो मुझे इस बात का अनुमान नहीं था, वो फिदाइन मूड में। तो वहाँ मुझे ये अनुमान लगा देना चाहिए था कि जब चुनौती देने तो ये फिदाइन मूड, वरना अमूमन क्या रहता है कि वो छुपे रहते हैं, लास्ट मिनट तक, अंतिम क्षण तक वो प्रतीक्षा करते हैं कि शायद फौज मुझे ना ढूंढ पाए। और ऐसा कहीं हो भी जाता है कि आप उसी घर को ढूंढ लेते हो, वो एक ऐसी जगह कहीं छुपे पर तहखाने में, हमें पता ही नहीं था, बाद में पता चलता है वहां छुपा था। और एकदम जब उसको लगता है कि अब जिसने वो दरवाजा खोल ही दिया जिसके पीछे में हूं, तब गोली चलाते हैं वो, वरना वो ट्राई करते हैं कि लास्ट मिनट तक हम चुपचाप बैठे रहे। यहाँ पर जब वो चुनौती दे रहे थे तो इसका तात्पर्य ये था कि वो फिदाइन है वो, लेकिन हम गए थोड़ा, तो फिर चार्ज किया उन्होंने। उस चार्ज में काफ़ी सारे चले, गोली हमारी उधर से भी इधर से भी, मेरे भी 2 जवान गिर गए, उनका भी, वो 2 आतंकवादी जो चार्ज किए थे वो भी गिर गए। तो जब चार्ज हो रहा था तो हमने अपना पोजीशन ले लिया था, लेकिन मेरे वो 2 जवान चपेट में आ गए थे। तो मेरे जब 2 जवान नीचे गिरे थे, मैं उनको उठाने के लिए गया, तो मैं उठा ही रहा था, तब तक मैंने देखा कि उसमें से एक आतंकवादी उठ रहा है। अच्छा। यानी कि उसको ज़्यादा घायल नहीं हुआ था। तो अब मैंने दूसरी भूल की। ये तो ठीक था कि मैंने गया, मैं फिर खड़ा हुआ और मैंने उसको नीचे दबाया और अब उसके ऊपर खड़ा हो गए और अपना वेपन को सिंगल शॉट पे किया और उसको मारा। वहाँ तक ठीक था, लेकिन मैं फिर भावनाओं में बह गया। ये दूसरी भूल थी मेरी। तो मैंने सिंगल शॉट पे करके एक आँख में, इस आँख में, इस नाक में, और चारों तरफ से मेरे जवानों की आवाज़ आ रही, साहब हो गया, हटो वहाँ से, हटो।
वो गोलियां चल रही हैं, मैं एक्सपोज हूँ, मैं पता नहीं, मैं अलग ही दुनिया में चला गया, मुझे मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ पता नहीं है। मैं कहा बस मर गया, फिर भी मैं मारे जा रहा था। वो गलती हो गई, भूल हुई। तो उसमें क्या था, एक तीसरा भी था, जो कि उसने देखा कि पहले 2 जो चार्ज करके आए थे, फिर तीसरे ने सोचा कि यार ये ऐसे नहीं मरेगा, थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी है, कई बार मैं बच चुका था। तो उनके दृष्टिकोण से ऐसा था कि यार ये मरता नहीं है, चिम्मर आदमी है, मतलब ना कितनी बार बच लिया, इतनी दूर से पूरा मैगजीन खाली कर दी, नहीं मरा। एक घर के एक दरवाजे पे पर्दा लगा, पर्दे के पीछे वो बैठा है, मैं यहाँ हूँ, पूरी मैगजीन खाली कर दी, नहीं लगी। पैर के बीच में ग्रेनेड, मतलब कई बार ऐसा हो लिया। तो उनको लगा ये बंदा मरता नहीं है। तो वो सोचा कि यार इसका एक ही है कि इसको पॉइंट ब्लैंक मारना पड़ेगा। तो पीछे तो वो आ रहा था, वो चुपचाप आ रहा था, फटाफट आ रहा था चुपचाप कि सटा के मारे। अब मैंने तीसरी भूल की, मुझे आभास हुआ कि पीछे कोई है, तो मैं घूमा। अब घूमते वक्त मैंने एक भूल की जो ट्रेनिंग में बार बार सिखाई गई है कि जब भी शत्रु के सामने जाओ तो हथियार ऐसे होना चाहिए। अब मेरा हथियार, जब मैं उसको पहले वाले को जो नीचे था मार रहा था, तो मैं जब पीछे घूमा तो मैं हथियार ऐसे ही रखा। वो मेरा भूल हो गया। आमने सामने हम आ गए। जिंदगी मौत में इतना ही फर्क होता है। तो उसने पहले गोली चलाई, इससे पहले कि मैं उठा पाता। तो वो लगी यहाँ, और जबड़ा यहाँ से निकल गया, गोली यहाँ से निकल गई, मैं गिर गया ज़मीन पे। ज़मीन पे गिर गया तो मैंने, अब यहाँ से वो बात शुरू होती है जो सबको समझने वाली बात है। इसके पहले की बात जो भी है, चलो वो सिपाही के जीवन की बात है, सैनिक के जीवन की बात है। यहाँ से जो मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से समझिएगा कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मृत्यु है ये। और मैं नहीं जानता कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनका आध्यात्मिक स्तर जो उच्च स्तर होता है वो क्या होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन यदि हम एक साधारण लोग अगर अनुमान लगाएं कि संभवतः अगर उनका आध्यात्मिक स्तर ऐसा होता है कि वो मोह माया से दूर हो जाते हैं किसी भी प्रकार के, तो मैं उस मानसिक आध्यात्मिक स्थिति में उतनी देर रहा। तो मेरे को क्या था कि मेरे को बोध था ये शरीर है, परिवार, बच्चे, दुनिया, जो बोध है सब कुछ था। मुझे मोह नहीं था किसी चीज का, न जीवन का मोह था, न मृत्यु का मोह था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूं, जीना चाहता हूं, कुछ भी नहीं था। एकदम निष्काम भाव से मैं पड़ा था। बट ये मैं जानता था कि मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ा, और हर क्षण की एक का जो होता है ना, सत्य होता है। हर क्षण में आपका एक कर्म होता है जो उचित होता है। पूरे जीवन का संघर्ष यही होता है कि इस क्षण में मुझे करना क्या चाहिए, इस परिस्थिति में उचित क्या है, अनुचित क्या है, यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। और जो भी व्यक्ति वो उचित करता चला जाता है वो महान बन जाता है, और बाकी आम आदमी, आम लोग जो हैं वो उसी में भ्रमित रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो महान होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर इनका बहुत उत्कृष्ट रहता है, उनको इस बात में कोई संशय नहीं होता। मेरे को उस समय एक बात था, चाहे छोटा सा काम हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लियर होता है। तो मुझे ही पता था कि अभी जब मैं गिरा हुआ हूं तो मेरा कर्म इतना ही, मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि और मैं कुछ कर सकूं। और चूंकि गोली जो है अंदर से थ्रोट से निकल गई थी, गले फाड़ के, तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा कि भाई सांस मुझे लेते रहना है अपनी पूरी शक्ति लगा के, ये मेरा कर्म है बस। इसका परिणाम जीवन बचेगा नहीं बचेगा उससे मुझे कोई लगाव नहीं है। मतलब कर्म करना है, फल से मुझे कोई उसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्म है, ये मैं करते रहता हूँ। बड़ा कष्ट हो रहा था, कष्ट नहीं कठिन हो रहा था, तो मैं कर रहा था। और मैं ये करते करते सोच रहा था कि अब तो कोई संभावना है नहीं, मृत्यु निश्चित है। तभी मुझे लगा मेरे जवान मुझे उठा रहे हैं, तो मैंने कहा संभावना है कि शायद ना जाए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता था, कोई बिल्कुल निष्काम भाव से था। उसके बाद फिर वो लेके उन्होंने मुझे गाड़ी में रखा। गाड़ी वो फौज की जो होती है सेना में, माइन प्रोटेक्टेड एमपीवी बोलते हैं, कैस्पर, तो उसमें डाला उन्होंने। अब उसमें डाला तो मैंने कहा कि इसमें भी यार श्रीनगर पहुंचते पहुंचते मैंने अनुमान लगाया काफ़ी समय लग जाएगा, और मैंने कहा इतना तो नहीं खींच पाऊंगा यार मैं। तो ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इतना लंबा तो नहीं खींच पाऊंगा। तो ये विचार जैसे ही मेरे मन में आया कि नहीं खींच पाऊंगा, तो अचानक गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं एमपीवी गाड़ी में एंट्री एग्जिट सब पीछे से ही होती है, ड्राइवर के भी पीछे से बिल्कुल, और पीछे दरवाजे का एक लीवर होता है ड्राइवर के पास, तो उसने वो दबाता है, वो खुल जाता है। वो खुल गया और मुझे हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये तो इवैक्यूएशन हाँ थोड़ी है इसमें, अब आशा है। तो फिर उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया। अब हेलीकॉप्टर में भी मुझे समय का तो अंदाजा नहीं है, हो गए होंगे लेकिन 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे। अब मैं उसमें हेलीकॉप्टर में ऐसे बैठा हूँ,
और सर टेक के पीछे और रक्त बहा जा रहा है। उसमें भी पता नहीं मुझे 15, मैंने कहा यार पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मुश्किल हो रहा है, कठिन है, चलो छोड़ता हूँ मैं। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, न जाने ऐसे कोई चमत्कार था या क्या था, कि सामने मेरे पायलट जो थे उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली। वो पीछे मुड़ा और चिल्लाए, सुन ले, लुक बीबी कैंट, लुक बीबी कैंट। वो श्रीनगर का जो कैंटोनमेंट है उसको बादामी बाग कैंट कहते हैं, बीबी कैंट। तो मैं अपना गला ऐसे रखे रखे थोड़ा तिरछी नजरों से देखा तो मुझे हेलीपैड नजर आया, एम्बुलेंस नजर आया और सेना के जवान स्ट्रेचर लिए बाहर। मैंने कहा पकड़ लो थोड़ा फिर उसमें डाल दिया। फिर एम्बुलेंस में लेके गए आईसीयू में। वहाँ पर अब डॉक्टर्स ने कुछ किया या मैं स्वतः चेतना खोया, मुझे नहीं पता। बट जब मैं जा रहा था तो जब सब अंधेरा हो रहा था तो मैं ये मान रहा था कि मैं मर रहा हूँ, ये मृत्यु है, आई एम डाइंग। फिर उसके बाद ऑपरेशन लंबा चला, शायद 6-7 घंटे, वो तो बाद में पता चला मुझे। उसके बाद जब भी मुझे होश आया, पता नहीं कितने देर समय लगा होगा, जब मुझे होश आया तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा हूँ। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे क्या था कि मैं कुछ भी हिला नहीं सकता था, मतलब उंगली भी नहीं हिला सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। गला तो गोली अंदर से गिरी तो बोल भी नहीं सकता, चेहरे पे कोई भाव भी नहीं दे सकता था। होता ना कि हंस लो, स्माइल कर लो, पीड़ा दिखा लो, प्रसन्नता दिखा लो, कुछ नहीं, बस फ्लैट मूर्तिवत रूप में पड़ा हुआ हूँ। अब तो उसमें काफ़ी देर फिर मुझे समय का बोध नहीं है, लेकिन फिर मेरा क्या हुआ कि सांस से टूटने लगी, सांस आ नहीं रही, लेकिन मैं कुछ ना कह सकता हूँ ना मैं भाव से बता सकता हूँ, ऐसे जैसे होता है ना वैसे कुछ नहीं कर सकता था। मैं एकदम शांत, मतलब मैं जानता था कि मेरे को देख के लोग सोच रहे होंगे कि बड़े शांति से पढ़ा है, इसको तकलीफ नहीं है, सांस आनी थी। तो मेरे को याद आया यार, इसके पहले जितनी बार भी ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूँ, मैंने भगवान को तो याद किया नहीं था, शायद ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है, अभी याद आ गया। तो मैंने कहा यार इसीलिए बार बार वापस भेजा जा रहा है कि प्रॉपर प्रोसीजर से वापस आ जा विधिवत रूप से तुम आओ ऊपर, और इसीलिए बार बार आउट हो रहा हूँ, और पवेलियन से मेरे को नॉट आउट करके वापस भेज रहे हैं कि जाओ वापस ठीक से आओ बोलते ना फिल्म में टेक दोबारा मैंने कहा बार बार टेक हो रहा है क्योंकि मैं एक्शन तो पूरा कर नहीं रहा हूँ तो इस बार मैंने भोलेनाथ शंकर जी को याद किया और मैंने कहा चलो बस सेटिस्फाइड, संतुष्ट, चलो मृत्यु है, मर गए। और फिर अब समय का मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मेरे मन में बोध आया ऐसा कि मैं विचार जब फिर आ गया, चेतना आई होगी, तो मुझे लगा आँख मेरी बंद, अंधेरा। मैंने कहा मैं आ गया हूँ ऊपर, क्योंकि मृत्यु तो हो गई है, भगवान का नाम लेके प्रॉपर विधिवत रूप से आया हूँ मैं। तो मैंने कहा ऊपर आ गया हूँ, और इधर यमराज होंगे बगल में, सामने बैठे चित्रगुप्त और रजिस्टर खोल के बैठेंगे। अब मैंने कहा यार जैसी वो आया ना, मैंने कहा यार ये तो मेरे को सारे बुरे कर्म याद आने लगे। और मैंने कहा यार चित्रगुप्त ये सारे रजिस्टर में लेके बैठे और ये पूछेंगे ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तो मैंने कहा यार इसका कोई उत्तर तो है नहीं। तो जितने भी दर्शक हैं इस बात को गांठ बांध कर लिख दीजिए इस पॉडकास्ट से, जो भी सुन रहे हैं पहली बार, कि ना ऊपर जाओगे तो सारे बुरे कर्म याद आएंगे। मैं आपको पर्चा भी लीक कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास तो ठीक है, आप जब ऊपर जाओगे तो और बुरा लगेगा कि यार एक बंदे ने कहा भी था तुम्हें, फिर भी तुम वही काम करके आए हो। तो ये याद रख लीजिएगा, कोई ऐसा काम न कीजिए जो ऊपर जाके उत्तर देना मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ और भय भी लग रहा है, कैसे दूंगा, क्या दूंगा। मैंने कहा यार मैं बोलूँगा यार रजिस्टर हो यार, वैसे ही दे दो नर्क, क्यों इतना प्रोसीजर करना इंटरव्यू का, ये मैं सोच रहा हूँ। तब तक क्योंकि मेरी पहली यूनिट जो थी ना राजपुताना राइफल जो इन्फेंट्री अटैचमेंट की, वरना मैं लॉजिस्टिशियन हूँ। तो उनका वो मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा। मेरे को याद आ गया, मैंने कहा यार ये तो वीर भोग्या वसुंधरा होता है, मैं वीर गति के मार्ग से आ रहा हूँ, तो मेरा तो स्वर्ग गारंटेड है भाई। मैंने कहा यार अपने को बोलूंगा चित्रगुप्त को करो रजिस्टर बंद, हमारा तो वीआईपी पास है यार स्वर्ग का, तुम्हें जाने दो रास्ता सीधा, क्या हुआ यार। मैं फिर कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा आप तो ठीक है, आप खोलता हूँ आँख
बोला करो। तो मैंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आँख खोला, यार ये तो बेड पे ही बैठा हूँ, अभी तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ मामला। मैं यकीन मानिए कि मुझे मृत्यु नहीं मिली। उस बात का मुझे इतना पश्चाताप था उस समय कि यार अच्छा भला स्वर्ग जा रहा था मैं डायरेक्ट, मिला नहीं। और ये क्या हो गया यार। अब और उस वक्त की बात, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक पश्चाताप है, आज तक पश्चाताप है, क्योंकि अब ये कर्म करके जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल रास्ता है ये। प्रारब्ध पूरे हुए नहीं थे। हाँ, और उस वक्त शॉर्टकट में जा रहा था मैं, तो ये पश्चाताप आज तक लेकर बैठ रहा हूँ। तो उसके बाद से, लेकिन हाँ, बस, लेकिन मेरी जो मैंने कहा ना वो मानसिक आध्यात्मिक स्थिति वाली जो थी, वहां मेरा खत्म हो गया। ओके। जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं अब बच जीवित गया हूँ, हाँ। अब तो बेटा यही रहूंगा, अब जो भी है अब नहीं जा रहा। डॉक्टर भी कहा है, सामने था, वो बोल रहा कि अब तो तेरे पे आरटी का बम भी गिर जाएगा ना, तू नहीं मरने वाला। जब तू वहां से आ गया तो मैंने कहा यार हम भी, चलो ठीक है। तो लेकिन वहां मेरा ये यात्रा खत्म हो गई। उसके बाद से जैसे जैसे आईसीयू से वार्ड और तो वापस आम लोगों की तरह माया मोह का जो परत है वो चढ़ गया है। तो मैं उतना ही आध्यात्मिक या जो भी है मेरा बौद्धिक लेवल वही है जो सब आप लोगों का किसी का भी होगा, मतलब शायद आपसे मेरे से आप श्रेष्ठ ही होंगे, लेकिन एक साधारण जन की तरह मैं हूँ। सिर्फ फर्क एक इतना है कि जैसा होता है ना किसी का स्वास्थ्य के बारे में, कि आपने कभी कोई जिम के बाद या किसी क्रॉस कंट्री के बाद बहुत अच्छा लगा होगा आपको कि यार मतलब आज मेरा शरीर इतना रोम रोम इतना पुलकित है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी लगा होगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि आज आपको कोई रोग है, आज भी अब ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं कि यार वो वाली बात नहीं है। हाँ, दैट एक बार जो मुझे ऐसा लगा था कि आई फील लाइक गॉड लाइक दैट डे, वो नहीं है। तो मेरा सिर्फ मेरे में और शायद बाकी लोगों में ये फर्क आज आध्यात्मिक में है कि मैं वैसे ही हूं जैसे सब हैं, लेकिन मेरे पास एक वो रेफरेंस पॉइंट है। एक बार मैंने वो अनुभव किया, चखा है वो उच्चतर, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो मैं जब भी जीवन में कुछ ज्यादा सोचना होता है मुझे, तो मैं अपने आप को बंद करके मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उस क्षण से एक बार कनेक्ट हूँ और फिर उसके बाद विचार करूँ। तो मेरे ज़्यादातर जीवन का निर्णय उसके बाद से। अब उसके बाद एक और बात ये हुई कि चूंकि वो मेरा रेफरेंस पॉइंट से मैं दुनिया को देखना मैंने शुरू किया, तो जब मैं वापस आया तो मेरे को एक चीज़ समझ में आने लगी कि यार ये जीवन में जो मान्यताएं हैं, समाज में जो मान्यताएं हैं, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में क्या उचित है क्या अनुचित है, जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में जो परिभाषाएं हमने मान रखी हैं जो कि पूरी तरह से स्वीकार्य हैं, मतलब दे बीन यूनिवर्सल ट्रूथ्स मान लिया गया उन्हें, मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये सही तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, लेकिन ये मुझे समझने लगा सही ही नहीं है। ये मुझे नहीं पता था सही क्या है, बट यार ये अभी जो मान रहे हैं ये सही नहीं है। और तब से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि यार अगर ये सही नहीं है तो सही क्या है। तो वो मेरी खोज जो है वो तब से चाली है। जरूर जितना मुझे समझ में आता जा रहा है उतना मैं बता देता हूँ जब भी ऐसा कोई मंच मिलता है। तो मैं इस बात की प्रतीक्षा तो कर नहीं सकता मैं बुद्ध बन जाऊंगा तभी बोलूंगा, क्योंकि उतना तो बनेंगे नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत आते जाता है, मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया है तो उतना मैं बोल देता हूँ जब भी मुझे आपके जैसा कोई मंच मिलता है या कहीं, तो बता देता हूँ। तो ये घटना जब हुई सर, तो लगभग आपकी एज कितनी होगी उस समय? 2000 की है ये घटना, और तो कितना 30, 31, 32 की। ओके। तो मैं सर अपना हमारा देश जो है आज की स्थिति में सबसे युवा राष्ट्र के राष्ट्र है, जिसमें लगभग 50% हमारे। आप इस आगे पढ़े एक बात कहूंगा मैं, हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे बहुत सारी चीजें परिभाषाएं ही गलत लगती हैं। तो आप जब प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न भी उसी परिभाषाओं से आते हैं, तो मैं कई बार आपको मैं बताऊंगा कि शायद मैं सहमत ही नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, तो आप उसको अन्यथा समझ ना गए। लें। नहीं, मैं जो डेटा है, हाँ, जो मैं जानता हूँ, आज की परिभाषा वाला डेटा है वही बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है ये समझ की बात कर रहा हूँ। डेटा तो सही है, हाँ, जिस प्रकार से जिस दृष्टिकोण से हम इन चीजों को देखते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि युवापन सिर्फ एज से नहीं
आंका जा सकता। वो एक बुजुर्ग आदमी भी युवा हो सकता है, हाँ हाँ, तो नहीं वो युवा, बात अलग युवा है। शब्द सही है। हाँ सिर्फ फर्क ये है कि युवा को हम जैसे प्रारंभ भी किया आपने कि युवा को एक वर्ग अलग से ना माना जाए। मैं मूलतः वर्गीकरण के पक्ष में नहीं रहता हूँ। ओके। समाज में जितने भी वर्गीकरण किए जाते हैं ना, मैं मूलतः हर जगह जाके जहां तक हो सकता समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार के वर्गीकरण को आप स्वीकार ना करें। यही नहीं है कि युवा वर्सेस ये तो सबसे सबसे गलत वर्गीकरण है युवाओं वाला। बाकी जैसे मैन वर्सेस वुमेन, ये भगवान वर्सेस ये ईश्वर वर्सेस ये ईश्वर, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय, ये भाषा वो भाषा, मतलब बहाना ढूंढ ढूंढ के लोग वर्गीकरण करते रहते हैं। मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूं। और युवाओं का तो ऐसा है कि युवाओं का वर्गीकरण तो बिल्कुल ही गलत है, तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि चलो एक मैन वर्सेस वुमन, ये पुरुष या महिला में तो एक महिला है वो महिला रहेगी, और पुरुष है वो पुरुष रहेगा, हालांकि उसमें भी वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन युवा तो जो आज है वो कल वृद्ध होगा ही होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप परमानेंट युवा का टैग लगा के पूरा जीवन काट दोगे। बिल्कुल है ना? तो ये एक अवस्था है। हर एक चीज में अवस्था होती है। ब्रह्मांड पूरा जो कुछ भी एक चक्र है, साइकिल है, उस साइकिल के एक बिंदु पर आज ये इस अवस्था में आज कोई है, कोई अगले बिंदु पर पहुंचेगा, चक्र है पूरा, फिर मृत्यु होगी, फिर वापस हम कल आज जो युवा हैं वो शायद वृद्ध होंगे, और जब हम मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म लेके आएंगे तो हम शायद उन्हीं के संतान होंगे। नहीं, बिल्कुल चक्र चलता रहेगा। तो मैं ठीक है इसको ना? इस हिसाब से पूछता हूँ सर। नहीं, लेकिन आप पूछिए, क्योंकि वर्तमान जो परिभाषा है उसी हिसाब से चलेंगे। हाँ, नहीं वैसे भी अगर मैं डेटा भी लेता हूँ तो डेटा के हिसाब से 50% से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो 25 की उम्र से कम वाले ठीक लोग हैं। हाँ। और लगभग 65% या उससे ज्यादा 35 साल के नीचे हैं। तो मतलब हमारा जो राष्ट्र है वो एक युवा राष्ट्र है। मतलब मैं इसको आप युवा राष्ट्र की जगह पर हम ये परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्र में संभावनाओं की संभावनाएं पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से सबसे ज्यादा है। युवा मतलब संभावना। बिल्कुल। तो संभावनाएं हमारी बहुत अधिक हैं। संभावनाएं भी हैं, और मैं समझता हूं कि जब युवा एक व्यक्ति होता है तो उसमें एनर्जी का संचार बहुत ज्यादा होता है, अधिक। और वो एनर्जी अगर सही डायरेक्शन में यूज की जाए तो वो एक परिवार को, एक समाज को, एक राष्ट्र को किसी दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं। और यहीं से मेरा सवाल है सर, क्योंकि आज का जो युवा है वो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, तो उसमें ये युवा की गलती नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहे हैं। और आई थिंक हम अपनी एज में जब युवा थे तो हमने उस टाइम के चैलेंजेस देखे होंगे। आज के युवा हम अगर देखते हैं तो शायद कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ऐसे दौरान में हम ऐसा क्या करें कि ये सभी युवाओं को मुख्य धारा में लेके आए, ताकि वो राष्ट्र को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक संकल्प दिया है देश को, विकसित भारत बाय 2047, ताकि हर कोई ये कंट्रीब्यूट कर सके और कि हम अपने इस गोल को अचीव कर सके। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो युवा का हो सकता है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? ओके, इस प्रश्न के थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आता हूं मैं। सबसे पहले तो एक चीज है, व्यक्ति का जो ध्येय है जन्म लेने का, किसी का भी, वो यूनिवर्सल है, वो सार्वभौम सत्य है। वो आज से 10,000 साल पूर्व या आज में कोई अंतर नहीं। ये एक गढ़ा गया आज का समय वो उतना बड़ा है नहीं जितना हम मानते हैं। अब वो हम क्यों हैं, मतलब वो हम अगर मान लेना सार्वभौम सत्य, तो उसके हिसाब से परिस्थितियां अवश्य बदली हैं, लेकिन वो कहीं नहीं बदलता। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेते हैं हम यहाँ पर, तो हम ब्रह्मांड के एक कण के रूप में जन्म लेते हैं। उस ब्रह्मांड की एक पूरी योजना है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। हमें वो अपना निर्वाह करना है, अपना समय, अपने नियति एवं सामर्थ्य, ये दो शब्द हैं, ये सब याद रखें। नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वाह करना है और अपना समय पूरा करके जाना है। ये आज से 10,000, 1 लाख, 10 लाख साल पहले यही था। आज से 10 लाख साल बाद भी, करोड़ों साल बाद भी यही ध्येय रहेगा। ये परिवर्तित नहीं हो रहा। अब बात करी ब्रह्मांड जैसे शब्दों की बात कर ली, तो एक व्यक्ति बोलेगा मैं ब्रह्मांड में कहाँ, मतलब मैं, हाउ डू आई फिट इन दिस, लाइक आई कांट इवन थिंक ऑफ दैट बिग। तो मैंने कहा ना, नियति एवं सामर्थ्य।
तो हर एक व्यक्ति तो विवेकानंद जैसा बौद्धिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। तो आप हर एक व्यक्ति का कार्य है कि उस पूरे लार्जर उसमें अपना रोल, अपना दायित्व आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अपना दायित्व को आइडेंटिफाई करें, अपने, मैंने कहा ना, नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप। उससे कम किया तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने आपके अंदर संभावना दी है विवेकानंद बनने की, आप उससे कम करेंगे तो फिर ये आपकी असफलता है। ठीक है, लेकिन अगर एक साधारण जन बनने की सामर्थ्य दिया तो आप उतना ही करें। सेना से आप भी हैं, हम भी हैं। जैसे तो एक उदाहरण दूंगा मैं कि सेना का एक बहुत बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सीडीएस लेवल पे एक बहुत बड़ी योजना परिकल्पना होती है। वो परिकल्पना सीडीएस की होगी, फिर वो आर्मी, उसमें से आर्मी का रोल निकलेगा, सेना का, थल सेना का, उसमें से कमांड कोर करते 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 अंततोगत्वा एक सिपाही जो संतरी पर वहां पर बॉर्डर पर खड़ा है, उस पर वो रोल बढ़ते बढ़ते उसका दायित्व जाएगा। तुम्हारी दायित्व का इलाका सामने उस वाले बाएं वाले उधर से लेके यहाँ तक का, इसके बीच में जो कुछ भी आए तुमने किसी को मारने नहीं देना और चुनौती देना, नहीं माने तो गोली मार देना। उसको सिर्फ इतनी समझ है, उसको नहीं पता, पूरे चीफ सीडीएस लेवल की समझ नहीं है, लेकिन ये जो उसका दायित्व है ये उसके सामंजस्य में है। बिल्कुल। तो वो उतना निर्वाह कर रहा है अगर अपनी पूरी जो निष्ठा के साथ, तो वो सफल है। वो उतना ही सफल है जितना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सफल है। इसमें कोई अंतर नहीं होता। मैंने कहा ना शुरू में, मैं ऊपर जाके आया हूं, उसके जो मापदंड हैं आप किसी को भी जांचने का, वो इस प्रकार से होता है। तो ये पहले आप डिसाइड कर लें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, उस सिपाही को भी ये पता है कि मुझे समझ में तो नहीं आता, लेकिन मैं उसका हिस्सा हूं। ये उस बोध उस सिपाही को है, सैनिक को, कि मैं ऊपर जो दिल्ली में बैठा कोई प्लान बन रहा है, मैं उसका हिस्सा हूं। वो प्लान मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये पूरी तरह से उस प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल। बस उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को, हर युवा को भी ये पता होना चाहिए, मैं इस काम के लिए आया हूं। अपने नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ ना जाए। अब वो बंदा संतरी मान लो कि ड्यूटी पर सो रहा है, तो वो जानता है कि मैं प्लान के खिलाफ काम कर रहा हूं। अगर वो निष्ठा उसकी कमजोर हो रही है, वो जानता है मुझे प्लान नहीं पता कि सीडीएस साहब क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या सोच रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यूटी पर थोड़ा चढ़ने में लेट हो गया हूं, तो मैं उस प्लान के खिलाफ काम कर रहा हूं। इतना बोध उसको है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड के जो लार्जर कॉस्मिक पर्पस के इन सिनर्जी मुझे अपना काम करना है। दैट इज नंबर 1। अब उसमें वो ब्रेक डाउन करता चला है, कॉस्मोस से प्लैनेट, प्लैनेट से लेके भारत, भारत से समाज, समाज से परिवार, परिवार से बस परिवार लास्ट। आई मी माई सेल्फ नहीं है, आप स्वयं के लिए आए ही नहीं हो। तो ये शब्दावली भारत की हिंदी या अंग्रेजी या दुनिया की हर भाषा से व्यवहार में बेशक होगी, क्योंकि व्यवहार में होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आचरण के लिए, इम्बाइब करने के लिए ये शब्दावली आई मी माई सेल्फ हटा दो। मैं, मेरा, मेरे लिए शब्द नहीं होना चाहिए। अब बाकी उसका रोल जो है, मैंने कहा सिनर्जी में लेकिन होना चाहिए। अब मैंने ये भी कहा कि अगर आप राष्ट्र, समाज, परिवार उसके नीचे नहीं है, तो आप परिवार के लिए ही अगर यदि कोई व्यक्ति जी रहा है, लेकिन वो उसका दायरा उतना ही है, वो बोलता मुझे समाज वमाज नहीं समझ में आता, मैं छोटा व्यक्ति अपना परिवार पालूंगा, लेकिन उस बात का तो ध्यान रखेगा कि ये परिवार को कल्याण के लिए भी कोई ऐसा काम ना करे जो समाज और देश के खिलाफ हो। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे पोजीशन पे हैं, आपके पास पैसा है और शक्ति है, पावर है, तो आप मान लीजिए ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आपको किसी एक नियुक्त करना है, किसी उपयुक्त व्यक्ति को, तो आप अपने उस शक्ति का प्रयोग करके अपने, मतलब मैं अपने भाई को बिठाऊंगा चाहे वो उपयुक्त नहीं है, मैं अपने बेटे को ही बिठाऊंगा चाहे वो उपयुक्त नहीं है, मेरे पास धन की शक्ति है तो मैं धन का प्रयोग करके अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपनी पुत्री को वहां पर बिठा दूंगा। वो कहने को सोच रहा है कि मैं अपने परिवार का तो कल्याण कर रहा हूं, यही तो कर्नल साहब ने बोला था, लेकिन आप अपने परिवार के कल्याण को समाज एवं राष्ट्र के अंतर विरोध में नहीं कर सकते। सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, वो हमेशा बड़ा रहेगा। आए आपने डिसाइड किया है कि मैं परिवार ही करूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता, मैं विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस नहीं बन रहा, मैं परिवार पालूंगा, पालिए बिल्कुल, उसके ऊपर मत सोचिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो ये समाज और राष्ट्र के विरोध होंगे,
तो उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप अपना रोल आइडेंटिफाई कीजिए। युवा है, जो भी है, आप अपनी नियति और सामर्थ्य क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आप में सामर्थ्य ज्यादा है तो आपको ज्यादा करना है, तब ये नीचे वाला रोल छूट जाएगा। जो भगवान बुद्ध थे वो तो परिवार उन्होंने त्याग दिया, तो अगर देखा जाए तो वो पिता का, पति का दायित्व का निर्वाह उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस बड़े रोल के लिए इसका परित्याग किया। तो इस पूरे सिंक्रोनोलॉजी में ऊपर से आप शुरू कीजिए, आप कहां फिट होते हैं वहां जाके आप बैठ जाइए ऑर्गेनिकली, प्राकृतिक रूप से। जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर पानी है और ये शीशे का होता, इसमें आप कोई भी मटेरियल डालेंगे तो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से, और पानी वो जो भी अंदर पानी है या कोई दूसरी लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से वो सेटल हो जाएगा, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, नेचुरली वो उसका दायित्व है। तो आप इस पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जहां आप ऑर्गेनिकली सेटल होते हैं वहां पर जाइए, उससे ऊपर भी मत प्रयास कीजिएगा। ये भी आजकल अंधी दौड़ है ना, आई हैव टू रीच द टॉप। नो, इफ यू आर नॉट डिजाइन टू बी ऑन द टॉप, प्लीज, इफ यू आर डिजाइन टू बी हियर, प्लीज बी हियर। क्योंकि ये हम जैसे ही इसको ऊपर करते हैं ना, तो अव्यवस्था फैलेगी। पानी में कोई चीज नीचे है, आप जबरदस्ती उसको ठूंस के कि नहीं ये तो मेरा रिश्तेदार का सिक्का है, मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूं, तो अव्यवस्था फैलती है। समाज में ये अंधी दौड़ कि मुझे इसको ऊपर लाना ही है, सक्सेस की गलत परिभाषा जो दे दी गई है कि एवरीबॉडी हैज टू रीच द टॉप, दैट इज क्रिएटिंग द एंटायर टर्मोइल। बिकॉज जो जहां नहीं होना चाहिए वो वहां पहुंच रहा है, और जैसे ही आप प्रकृति के इस नियम को आप छेड़खाड़ी करेंगे, परिणाम उसके आपके हमेशा भयावह ही होंगे। सो आई दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, आई डू नॉट एग्री विद दिस परिभाषा सक्सेस मींस टॉप, सक्सेस मींस टॉप, सक्सेस मींस टॉप। गलत बंदा ऊपर चला जाता है और बधाई देते हैं हम उसको, भाई हुक और क्रूक कैसे भी पहुंच गया, और हम उसको आदर्श मानने लग जाते हैं। जब गलत बंदा जाता है तो परिणाम उसका भयावह होता ही होता है, और जब खुलता है तो बड़ा पीड़ादायक होता है। उदाहरण आपने देखा हो, पिछले 1-2 दिनों में एक हमारे देश के शायद नंबर 1 यूट्यूबर बन गए थे, हाँ जी, है ना, रणवीर। तो उन्होंने अपना जो भी है, शायद अब हमें भी नहीं पता था वास्तविक चरित्र उनका क्या है, ठीक है ना, तो हम भी मान नहीं रहे थे कि ठीक है ही डिजर्व्स टू बी देयर। बट जब कलई खुली कि वास्तविक में ही वाज सपोज्ड टू बी सेटलिंग समवेयर हियर, बट समहाउ ही मैनेज्ड, बिकॉज सिस्टम्स जो है हमारे मनुष्य के बनाए कोई भी सिस्टम है वो हमेशा फ्लॉड होंगे, मैनिपुलेटेबल होंगे, बिल्कुल हमेशा होंगे। ऊपर वाला नहीं है मैनिपुलेटेबल, ऊपर जाओगे पूरा न्याय होगा। तो ये मैं बता दूं मृत्यु वाले अनुभव से, एक चीज मेरा सबसे बड़ा मैसेज है, ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ है, लेकिन जब कलई खुली तो कितना क्रूप लग रहा है, देन यू डिजर्व। यार कैसे उतना पहुंचा क्यों कोई व्यक्ति? तो अब उस वक्त तो जब वो व्यक्ति पहुंच रहा था तो सब बधाई दे रहे थे, समाज के लिए, पूरे देश के लिए आदर्श बने हुए थे, आइडल बन गए थे ना वो, बिल्कुल नोबडी न्यू, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ टर्मोइल एंड डिसहार्मनी इट क्रिएटेड। So it is not about blindly going on to the top. It is simply about going where you deserve to be. That is because again, सक्सेस का एक और हो गया है, as I told you in the beginning, मैंने प्रारंभ किया कॉस्मिक से लेके नीचे आइए ना, तो इस ब्रह्मांड की सफलता, पृथ्वी की सफलता, भारत की सफलता, समाज की सफलता, परिवार की सफलता, इसी श्रृंखला में जाएगी ना। तो द सक्सेस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन इज बिगर देन योर इंडिविजुअल सक्सेस। एग्जैक्टली। तो गलत व्यक्ति को आप सक्सेस तो करा दे रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? समाज का हानि करके, देश की हानि करके। तो बेस्ट सफलता उसकी होती है, इसीलिए हर व्यक्ति की बेस्ट सफलता है कि तुम अपने सामर्थ्य के अनुरूप जहां तुम्हारी नियति ले जाती है वहां जाओ और पूरी निष्ठा से वो काम करो, आप बराबर सफल हो। ऊपर बिल्कुल बराबर न्याय होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, इस घटना के बाद, इस बोध के बाद कई लोग मुझे ऐसे मिले, सेना में भी और सेना के बाद भी, जो मैं जानता था कि इसको आज के समाज के परिभाषा में इसको उतना सफल नहीं माना जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं ऊपर जाके ये मेरे से बहुत ऊपर है। मैं अस्पताल में था, एक अम्मा लगभग 60 की थी, वो हाउस कीपिंग में और पेशेंट केयर अटेंडेंट, वो 3 बजे उठती थी, खुशी खुशी अपने घर के लिए खाना बनाती, लोकल ट्रेन में आती थी, कोरोना के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पहुँच के फिर बस या ऑटो में किसी से पहुँचती थी, और फिर पीपीई पहन के अंदर जाके वो कोरोना के वो मरीज जिनको उनके स्वयं के रिश्तेदार ने ना छुए, उसकी वो जिस निष्ठा से मैं देखता था वो सेवा करती थी, खिलाना उठाना बेड रिडन पेशेंट को,
उनका शौच साफ करना, सब कुछ। और वो ऐसे उस व्यक्ति को करती थी जैसे कि भगवान राम की मूर्ति को पोंछ रही। मैं जानता था मेरा नाम है, मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं है, ऊपर बहुत आगे है वो मुझसे, उसका पॉडकास्ट ऊपर हो रहा है। मैं कभी उसके बराबर नहीं आ सकता। फौज में जवान मिले मुझे, बिल्कुल फौज में मुझे जवान मिले जो कि हम अफसर, वो जवान, मैं बंदे की निष्ठा देख के, सादगी देख के, किसी किसी जवान की, मैं जानता था कि ये ऊपर मेरे से बहुत आगे है, बहुत आगे है ये, मैं नहीं आ सकता इसके बराबर। तब हो जाता था मैं किसी किसी सादगी और निष्ठा देख के जवान की। तो कहने का मतलब वो अपने रोल पे, मैंने जो बात कही ना, उसने अपना आइडेंटिफाई किया, ये मेरी नियति है, ये मेरी सामर्थ्य है, इसमें मैं 2% 200% दूंगा। कोई ईर्ष्या नहीं है कि यार ये तो मेरे से रैंक में ऊपर है, कोई मन में कहीं कोई मलाल नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, ये मेरा लेवल है, मैं आ गया हूं, अब यहां मुझे 200% देना है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे पहुंच के 2%, 200%, 150% दे, तो देखिए कितनी जबरदस्त हार्मनी क्रिएट होगी, एक सफल समाज, सफल राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रकृति से हम सीखें। आप वन में जाइए जहां मनुष्य ने कोई छेड़खानी नहीं करी है, वर्जिन, हर कण अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी उसके अंदर जो गुण दोष हैं, गुण है, दोष तो किसी नहीं होगा, हर गुण के अनुरूप हर कण कण अपनी जगह पर है, एक भी डिस्टर्ब नहीं है। कितना अशांत लगता है। सही बात। अशांति वही होती है जहां जिसको नहीं होना चाहिए वहां उठा के वहां रखा, वहां वाले को यहां रखा, यहां वाले को वहां रखा है, फिर वो देखिएगा आप कुछ नहीं है, सब पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लगेगा कि यार कुछ तो है, इट्स नॉट जस्ट गुड, मतलब इट्स नॉट पीसफुल, तो दैट इज व्हाट, और उसका परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। भाई मजा आ गया सर, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने बताया। अभी आपने परिवार आई की होप बात वी की। आंसर्ड दैट क्वेश्चन, युवाओं वाला। हाँ तो ये युवा अपना, आप जीवन के जिस स्तर पे हैं आज आप देखिए, हाँ अब इसमें, हाँ इसको मैं और थोड़ा सा आगे करूंगा। अब वास्तविकता पे आते हैं, ये थोड़ी सी ऊपर ऊपर की बात हो गई शायद, अब वास्तविकता आते आते मैंने कहा ये तो यूनिवर्सल मैंने बात कर दी, जो उत्तर आज से 1000 वर्ष, 1 लाख साल पहले और 1 लाख साल बाद भी यही उत्तर रहेगा। अब आज की परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में आप भारत के युवा हैं, अब आप समझिए कि आप बहुत विशेष हैं। अब मैं प्रैक्टिकल आज की बात करूं, आप बहुत विशेष हैं इसलिए कि 2047 में आपने कहा भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनने वाला है। अब विकसित राष्ट्र बनने वाला है तो इसको आप समझिए आज के परिवेश में, परिस्थिति क्योंकि आज की अलग है, कि अगर आपको लगता है कि हम नंबर 1 या आगे पहुंचने वाले हैं, पहुंचने के लिए क्या करना है, तो मूलतः एक कॉमन सेंसिकल उत्तर आएगा, सही भी है, कि पूरी निष्ठा, जो मैं बात कर रहा था, पूरी और परिश्रम से, निष्ठा से हमने काम करना है और हम टॉप हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम काम करेंगे और हम ऊपर चले जाएंगे, सफल हो जाएंगे, राष्ट्र हमारा विकसित हो जाएगा 2047 पे, शायद सबसे ज़्यादा विकसित हो, तो ये सत्य है, लेकिन बड़ा आंशिक सत्य है। आंशिक मतलब आप एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट इट इज जस्ट अबाउट 20% सत्य है, 80% सत्य दूसरा है। वो वास्तविक परिस्थिति से आपको भापना पड़ेगा। वो सत्य ये है कि आप जब बोल रहे हैं ना कि हम आगे जाएंगे, युवा आज के देश को लेके आगे जाएंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक स्पर्धा है, बाकी राष्ट्र भी हैं और आज हम यहाँ हैं और करते करते हम आगे निकल जाएंगे, है ना, ऐसे ही प्रतीत। बिल्कुल, रेस, जो रेस, सब शब्द बिल्कुल सही, उचित है, लेकिन रेस का जो मैदान होता है, खासकर ट्रैक एंड फील्ड का या स्पोर्ट्स का, उसमें जब आप दौड़ते हैं तो आप, धावक जो है यदि पूरी परिश्रम के साथ भाग रहा है, उसने मेहनत करी है और तो उसका मतलब है कि वो तेज दौड़ रहा है, गति उसकी तेज है और उसके पास स्टेमिना है, लंबा दौड़ सकता है, तेज दौड़ सकता है, लंबा दौड़ सकता है, तो निश्चित रूप से जीतेगा, विजयी होगा वो। कारण ये है कि बस यही चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि रेस के मैदान में नियम होते हैं, आपके दाएं वाला बाएं वाला चाहे भी अपने ट्रैक में तो आपको छेड़ नहीं सकता, आप में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आगे दौड़ रहा है, आप पीछे हैं, आज भारत एक आगे है, चीन, वो देख रहा है कि अरे ये तो लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ आ रहा है, तो या तो बढ़ा ले कदम, अदरवाइज समय की बात है, थोड़ी देर में आगे निकल जाएगा। कोई पीछे रह गया है और वो ईर्ष्या कर रहा है कि यार भारत तो वहां है, मैं पाकिस्तान यहाँ, भारत वहां, क्या करूं यार, बहुत ईर्ष्या हो रही है मुझे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देवी और सज्जनों, आज के युवाओं, भारत के सभी नागरिकों, ये समझ लीजिए कि राष्ट्रों की और सभ्यताओं की स्पर्धा में कोई नियम नहीं है,
इधर का खिलाड़ी, इधर का देश, इधर की सभ्यता, इधर की सभ्यता, आपके ऊपर जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हर वो प्रपंच आपके ऊपर फेंका जाएगा, हर वो दुष्कर्म आपके ऊपर किया जाएगा, घृणित से घृणित और विकृत से विकृत चाल आपके ऊपर फेंकी जाएगी जो आप इस समय कल्पना भी कर सकते हैं। हर प्रकार का अधर्म आपके ऊपर फेंका जाएगा। तो मात्र मेहनत और ईमानदारी से धावक की तरह यदि आप भाग रहे हैं तो आप 2 कदम ये पूरा विश्व आपको चलने नहीं देगा। अगर वापस आते हैं उस स्पर्धा वाली मैदान से, तो यहां पर हर चीज जो है परमिटेड है। आपका बगल वाला खिलाड़ी आपको रंग भी लगा सकता है, धक्का भी मार सकता है, कोनी भी मार सकता है, चाकू भी मारेगा, बंदूक भी मारेगा, गोली भी मारेगा, गला भी काटेगा। हर चीज अलाउड है। एवरीथिंग इज अलाउड इन दिस गेम। इट्स अ bloody dirty battle that you need to get prepared for this. Please let that sink in. It's not an easy game. And for this you need a lot of guts and courage. बहुत साहस चाहिए होगा, हिम्मत चाहिए होगा, आपको तैयार करना है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार के आप इसको कर्म भूमि समझ रहे हैं, समझिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये मानिए कि आप एक युद्ध भूमि में घुस रहे हैं। You are entering a damn brutal battlefield when everybody is going to come very hard at you. And आप बहुत ही विशेष युवाओं की बात कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं। आप एक बहुत बड़ी विशेष पीढ़ी है। वो क्यों है कि भारत के अनादिकालीन इतिहास में सदैव क्या होता है कि 100, 50, 70, 80, 100, 150 कोई फिक्स नहीं है, बट इसी तरह के अंतराल में 75 से लेकर 100, 150 वर्षों के अंतराल में 200, 250 में एक समय आता है जब ये राष्ट्र इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर होता है। और उस समय जो पीढ़ी होती है उसके हाथ में उस इतिहास को मोड़ देने का पूरा दायित्व होता है। हर बार जब भी ये होता है, और वो पीढ़ी हर बार जब भी ऐसा होता है, तो कुछ लोग इस देश के लिए सौभाग्य बन जाते हैं और कुछ लोग इस देश के लिए दुर्भाग्य बन जाते हैं। पिछली बार ये अवसर तब आया था जब ये राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था। उसके बाद वो निर्णायक समय अब आ रहा है जब आप होंगे। You're not just any other ordinary generation that is getting born into the destiny of this country. You are one hell of a special generation which comes in centuries. Please remember that. हो सकता है, मैं जानता हूं, पता नहीं आप अपने जीवन के बारे में क्या सपने देख रहे हैं भारत के युवाओं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं लाइफ इज गोइंग टू बी पार्टी, आई एम गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। योर लाइफ इज गोइंग टू बी ब्लडी वन hell of a great battle, a battle for this country, for this society. I do not know how you take it, but if you are a right-minded person, आप सही विचार वाले हैं, चरित्रवान हैं, तो आप इसको एक अवसर के रूप में लेंगे, अपना सौभाग्य मानेंगे। और कुछ लोग, अगर यदि आपका चरित्र कमजोर है, तो आप मान लीजिए दुर्भाग्य है आपका कि आप इस समय पैदा हो रहे हैं जब इस देश का सबसे भीषण संघर्ष लड़ा जाएगा, और वो लड़ने का दायित्व आपका होगा। लेकिन ये सब पूरा संघर्ष जब खत्म होगा, और वो 2047 हो या जो भी समय हो, मैं नहीं जानता, ये राष्ट्र तो जाएगा ही, ये राष्ट्र तो जाएगा ही जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। आप भारत के युवा हैं, आप पर विश्वास है। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से हर एक, बहुत सारे लोग इस राष्ट्र का सौभाग्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और कुछ लोग अवश्य, प्रैक्टिकल है, सत्य है कड़वा, दुर्भाग्य बनने का भी दुर्भाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे सारे लोगों का मैंने कहा ना, ऊपर सबका फैसला होगा। विल सी यू अप देयर। बट देन वो सारे लोग जो इस राष्ट्र का सौभाग्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जब ये राष्ट्र का को लेकर बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए आप सबसे आगे, सबसे ऊपर लेकर जा रहे होंगे इस राष्ट्र का ध्वज लेकर, तो वो ले जाने वाले कंधे आपके होंगे। प्लीज रिमेंबर दैट यू आर वन हेल ऑफ अ वेरी फॉर्चुनेट जनरेशन। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कभी कभी मुझे ईर्ष्या होती है कि आप इस समय इस राष्ट्र के धरातल पर आपने जन्म लिया। लेकिन हाँ, इतनी तो कल्पना मैं भी करूंगा, इतनी तो कल्पना मैं भी कर रहा हूं, इतनी एक सपना तो मेरा भी है कि उस समय 47 तक पता नहीं जीवित होंगे नहीं होंगे, अगर वृद्ध हुए तो क्षीण होंगे, कमजोर होंगे, पता नहीं कितनी शक्ति होगी। लेकिन ईश्वर से एक कामना करूंगा कि जब आप इस देश का ध्वज लेकर सबसे आगे, सबसे ऊपर जाएं, तो जहां भी रहूं, जिस कोने में भी रहूं, अकेला, चाहे जितनी भी शक्ति बची हो, इतनी शक्ति ईश्वर जरूर देना कि मैं खड़ा होकर कोने में पूरी दुनिया से अलग अकेले आपके लिए तालियां बजाऊं। Well done. Please give me that opportunity. Youth of this country.
एंड अगर नहीं रहे, उसके पहले चले गए, तो स्वर्ग से भी पक्का, स्वर्ग होगा नरक होगा जो भी होगा, ऊपर से मैं पूरी तरह से प्रफुल्लित होऊंगा। मेरे जैसे जितने भी लोग होंगे, पूरी हमारी आत्मा पूरी प्रफुल्लित होगी और आपके ऊपर खूब आशीष बरसेगा, खूब वंदन होगा आपका। ये भाग्य है आपका। प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। यू आर वन हेल ऑफ अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट जनरेशन। व्हाट अ मैसेज, वेरी गुड मैसेज सर। एक इसी से रिलेटेड एक हमने छोटा सा इसमें गेम टाइप रखा है। कुछ शब्द मैं आपको बोलूंगा सर, उस शब्द पे आप कोई भी एक इंस्पिरेशनल लेसन या एडवाइस यूथ को देंगे। तो शैल वी स्टार्ट? हाँ हाँ बोलिए। पहला शब्द है सर डर। डर सही जगह पर बिल्कुल होना चाहिए, और जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए। सही जगह पर डर इसलिए होना चाहिए कि आप कि गलत काम कर रहे हैं यदि आप कोई भी चीज, तो ये डर तो होना चाहिए कि परिणाम भयावह होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें उसको आजकल कूल बोलने लग गए हैं, तो गलत काम भी कर रहे हैं, बोला आई डोंट केयर यार, आई एम टू ब्रेव। नो, दैट्स स्टुपिडिटी, अटर स्टुपिडिटी, मूर्खता है वो। यदि आपको कोई गलत काम करते वक्त डर नहीं लग रहा है, यदि आप किसी गलत मार्ग पर चल रहे हैं और आपको अपने पिता का, ताऊ का, चाचा का, माँ का भय नहीं सता रहा है, then that's absolutely wrong. So there should always be people in your life. प्लीज इंश्योर, ये भी एक संदेश है युवाओं को कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सोच के गलत काम करने से आपको डर लगता है, उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए। अधिकांशतः क्या होता है कि उस व्यक्ति से संबंध तोड़ देते हैं, वो मत कीजिएगा। वो आपके पिता हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आपका एक मित्र ही है जो आपको पता है कि यार उसे पता चला तो ये तो उसका वो सबसे आपका मूल्यवान साथी है इस जीवन में, तो वो डर होना चाहिए। लेकिन सही काम जब कर रहे हैं, उसका परिणाम जो भी हो, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, वॉट एवर इट मे बी। इस राष्ट्र के लिए आप काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, नैतिक काम कर रहे हैं, परिवार परिणाम चाहे जो हो, सेना से आप हैं, सेना से हम हैं। अगर आप जैसे सेना में कोई जाता है तो उसमें सामने शत्रु है, तो उसमें कोई भय नहीं, वो वहां कोई भय नहीं होना चाहिए। सही काम करने में कोई भय नहीं चाहिए। जीवन में आप जा रहे हैं, कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, सही जगह पर बैठा हुआ है, शक्तिशाली है, लेकिन वो गलत काम कर रहा है, उस अधर्म से शुरू में मैंने एक बात है ना, वर्गीकरण, कि आई एम अगेंस्ट दिस वर्गीकरण, मेन वर्सेस वुमेन, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट एक वर्गीकरण है जहां पर आपको पढ़ना ही चाहिए, उससे आपको लड़ना ही चाहिए, है ना। उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो आई एम अगेंस्ट वर्सेस, मेन वर्सेस वुमेन, साउथ वर्सेस नॉर्थ, दिस लैंग्वेज वर्सेस दैट लैंग्वेज। वर्सेस कहीं है ही नहीं ब्रह्मांड में, पूरा सामंजस्य है, लेकिन एक वर्सेस है। प्लीज गेट इनटू दैट, फाइट दैट वर्सेस, एंड वो वर्सेस है धर्म और अधर्म का। जहां मिले लड़िए, जहां अधर्म मिले इग्नोर मत कीजिए। होता क्या है आजकल कि कभी कभी बाकी वर्सेस में पड़े हुए हैं हम, लेकिन सामने अधर्म हो रहा है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। वही तो लड़ाई लड़नी है, बाकी लड़ाई है ही नहीं, वही नहीं डरना है, बाकी मिथ्या है। There is no man versus woman, no North Indian, South Indian, no this language, that language, no this caste, that caste, no this God, that God, कुछ भी कहीं नहीं है। बट जहां अधर्म वर्सेस धर्म की लड़ाई है, you must get in, you must get up and fight। शस्त्र उठा प्रहार कर, ये संदेश था कृष्ण का अर्जुन को जब वो इस लड़ाई से बचना चाह रहे थे। उस लड़ाई को आप जरूर लड़िए, उसमें कोई भय नहीं है। बस प्रश्न डर का था, उसमें कोई डर नहीं। वेरी गुड सर। दूसरा शब्द है असफलता। There is nothing called असफलता, इट डजंट एग्जिस्ट। जीवन है, जब तक आप सही काम कर रहे हैं, सही मार्ग पर है, सफलता असफलता इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस। वो हम इसको शब्दावली दे देते हैं, ये सफल है, ये असफल है, वो हम मानते हैं। जैसे कि मैंने उसका उदाहरण दिया ना, शायद वो थोड़ी देर पहले कि हम सोचें कि वो जवान है तो शायद वो उतना सफल नहीं है जितना मैं हूँ, ये हमारी कल्पना है। शायद वो बूढ़ी अम्मा है, हाउस कीपिंग करती है पेशेंट का, तो वो शायद उतनी सफल नहीं है जितना मैं हूँ। ये हमारी मनुष्य की तुच्छ सोच की कल्पना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर एंड सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट थिंग्स जो धर्म संगत है, अधर्म संगत है। बस यही एक सफलता है। जब तक आप धर्म के मार्ग पर हैं आप सफल हैं, जब आप अधर्म के मार्ग पर हैं आप असफल हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स। The way we see as failure, it's all wrong.
आपने अपना काम किया, आपने अपना प्रयास किया, 100% किया। अब मनुष्य की बनाई जितनी भी व्यवस्था है वो त्रुटिपूर्ण रहेगी ही रहेगी। वो मनुष्य की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था आपको फेलियर करेगी। सर, आपने ये अभी एक धर्म संगत और धर्म असंगत की बात की, लेकिन शायद ये धर्म के बारे में भी क्लैरिटी है नहीं। अगर आपके एक्सपीरियंस पे आप वो भी क्लियर कर दें कि ये धर्म है क्या। धर्म ये है, ब्रह्मांड की बात करी थी मैंने, ब्रह्मांड का एक नियम है, वो नियम धर्म है। और ये धर्म का जो शब्द, ये धर्म है, ये शब्द बाद में आया है, ये तो पहले से थी शक्ति। उसी नियम के अनुरूप ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी नियम के अनुरूप पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी पे जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, हर वस्तु है, सबकी निर्माण उसी नियम के अनुरूप हुई है। ब्रह्मांड का पूरा विस्तार से लेके छोटा से छोटा अणु उसी नियम पे चलता है, यही धर्म है। अब मनुष्य जब अवतरण में आया इस पृथ्वी पर, तो मनुष्य के अंदर जिज्ञासा थी। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, चेतना का विकास हुआ, विश्लेषण करने की शक्ति है, तो एक जिज्ञासा है, मनुष्य की स्वाभाविक स्वभाव है एक मनुष्य का कि ये क्यों है, ये कैसे है। कहीं भी ले जाएंगे, मनुष्य का एक स्वाभाविक चेतन है। आज भी कोई बालक बालिका जब जन्म लेती है, देखिएगा कि वो बत्ती की तरफ, हर चीज की तरफ कौतूहल से देखता है कि ये क्यों है। किसी दूसरे जीव के शिशु को ले लीजिए, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर वो जिज्ञासा नहीं रहती। तो मनुष्य का ये स्वभाव है। तो उसने ये प्रारंभ करना शुरू किया कि यार ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये सूर्य ये चल रहा है, ये क्या है, ये तारे क्या है, ये समझ में हमारे चारों तरफ ये चीजें क्यों चल रही हैं। इसी को समझने का प्रयास किया। उसी को समझते समझते परिष्कृत होते होते भारत की भाषा में अगर बात की जाए, भारत की हमारी जो संस्कृति और सभ्यता में, तो वो करते 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 कुछ लोग ऋषि बन गए। जो ऋषि बन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस नियम को समझ लिया। नियम साक्षात है, बड़ा सिंपल है। हम समझ इसलिए नहीं पाते कि हमारे मानस में बहुत सारे विकार हैं। जब विकार रहते हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं किसी भी चीज को। फिर से इसी का उदाहरण दूंगा। अगर इस शीशे का होता, यहाँ नीचे इसके पेंदे में यहाँ पर कुछ चीज लिखी होती, मान लीजिए यहाँ पर धर्म लिखा है, लेकिन इसके ऊपर में पानी डाल दिया जाए, उसमें मिट्टी डाल दी जाए, या पानी को खूब हिलाया जाए, आप देखते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ सकते आप। जैसे जैसे उस पानी को आप शुद्ध करते जाएंगे, उसकी जो लहर है वो शांत हो जाएगी, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि नीचे क्या लिखा है, सत्य लिखा है। तो वही है, हमारे मानस के अंदर जितने विकार होते हैं उतनी उथल पुथल होती जाती है, तो हमें दिखता नहीं है। जो ऋषि करते हैं वो जाकर सिर्फ उसी को, मानस को शांत करते हैं, अंदर के मैल को निकालते हैं। जब शुद्ध हो जाता है तो उसका शरीर जो पूरा मन जितना है, मन मस्तिष्क बुद्धि सारी की सारी सामंजस्य में आ जाती है, ब्रह्मांड के उस नियम के अनुरूप हार्मनी की तरह जुप से उसको पूरा पता चल जाता है। जस्ट लाइक द वे इस हॉल में अभी अगर हम शांत हो जाएं तो कोई हमें स्वर नहीं सुनाई देगा, ध्वनि सुनाई नहीं देगी। एक ट्रांजिस्टर लाएं, उसके सारे विज्ञान अंदर का डायोड ट्रायोड सब कुछ सही करें, फ्रीक्वेंसी ट्यून करें, तो यहाँ संगीत होगा। अर्थात इस समय भी यहाँ संगीत है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो हमारा सामंजस्य में नहीं है। तो उसी प्रकार से वो जब ऋषि मुनि है, अंदर का सब विज्ञान जब हार्मनी में ले आते हैं, त्रुटियां हटा देते हैं, तो दे कैन कनेक्ट टू दैट कॉस्मिक। एंड वंस दे अंडरस्टूड दैट, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, धर्म जो आपने पूछा, तो उन्होंने फिर उसके अनुरूप सोचा कि अब मनुष्य के लिए मैं गाइडलाइन बना देता हूं। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जैसे शरीर को समझता है एक डॉक्टर अच्छे से, तो वो क्या करता है कि आम लोगों के लिए फिर गाइडलाइन बनाता है, तुम ये खाओ, ये पियो, इस तरह से उठो, इस तरह से बैठो, इस तरह से व्यायाम करो। अब हमारे पास दो तरीका ये है कि हमें पूरा विश्वास हो कि ये व्यक्ति शरीर समझता है, जो बोल रहा है सही है, इसका हम अनुपालन करें। अन्यथा नहीं विश्वास हो तो जाके खुद शोध कर ले, खुद MBBS MD कर ले, यही रास्ता है। तो वही ऋषि क्योंकि ब्रह्मांड का नियम समझ गया है, तो आके नियम, उस नियम के अनुरूप उसके सामंजस्य में मनुष्य के लिए उसने नियम बनाए। तुम पिता हो, पिता धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, राजा धर्म, प्रजा धर्म, न्यायाधीश धर्म, हर एक चीज का उन्होंने धर्म का निर्धारण कर दिया। एक तो धर्म का ये हो गया, कर्म से इसका संबंध है। दूसरा, अगर आप इसका दूसरे तरीके से देखें तो प्रकृति के हर एक वस्तु का प्रॉपर्टी होती है, तो वो धर्म है। अर्थात अगेन जल का बर्फ ले ले, मान लो आप, तो बर्फ का धर्म है शीतल रहना, जो संपर्क में आए उसको शीतल करना, ये बर्फ का धर्म है। जब वो इसका निर्वाह नहीं कर रहा, अर्थात वो बर्फ नहीं है, पिघल चुकी, जल बन चुका है। उसी प्रकार अग्नि का धर्म है गर्म रहना, ऊष्मा पैदा करना, जो संपर्क में आए उसमें भी ऊष्मा पैदा करना। यदि वो नहीं कर रहा है तो यानी कि अग्नि सप्त हो चुकी है। उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है जो हमारे ऋषियों ने बनाया। हमारे जीवन के अलग अलग रोल के हिसाब से उन्होंने उसको परिभाषित कर दिया। पारिवारिक रोल, सामाजिक रोल, या किसी संगठन में है तो संगठनात्मक रोल, उन्होंने दायित्व का निर्वाह कर दिया। बस यही धर्म है।
इतना स्पष्ट है कि सबका धर्म, जैसे मैंने बताया, परिवार में देखिए एक शब्द है, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य, पूरी दुनिया में ये भाषाओं ने ना, लोगों ने बहुत सारे शब्दों में भ्रम पैदा किया है, और ये धर्म शब्द में जितना भ्रम पैदा किया है दुनिया में किसी शब्द में नहीं किया गया है, और जानबूझ के किया गया है। भारत के लोग तो कम से कम ना भ्रमित हो। जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप जानते हैं भारत में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म शब्द का किसी भी ईश्वर के रूप या आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज कृपया करके इस भ्रम में ना पड़े। मेरी पीढ़ी तक के लोग बहुत मूर्ख बन लिए, आज की युवा पीढ़ी से अनुरोध है, कृपया डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। धर्म का किसी भी ईश्वर के रूप या आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं। बस यही धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लियर कर ले। कोई कल से भड़काए बहकाए आपको, आज की युवा पीढ़ी, प्लीज डोंट बाय दिस, कि हमें उससे कोई लेना देना, क्या बात करो, ये मेरा धर्म है ही नहीं। तो ये धर्म का अर्थ है, और यही इस धर्म के अनुरूप चलना चाहिए। दैट इज अबाउट। वेरी गुड। नेक्स्ट शब्द है सर, नेतृत्व। नेतृत्व इज अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट, जिस पृष्ठभूमि में आज प्रयोग किया जाता है। नेतृत्व मतलब लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, स्पेशली मैं अंग्रेजी शब्द लीडरशिप पे आता हूं। दिस इज ओवररेटेड वर्ड। ये ओवररेटेड वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल हमारे संगठनों में, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देने जाता हूं मैं, और जब न जाने क्यों ऐसा मान लिया जाता है कि ये एक शब्द है, एक चीज है लीडरशिप, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो जादू हो जाएगा। दिस इज वन ऑल सॉल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स दैट डील्स विद ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशंस, especially in an organization, is what people make us believe, which is absolutely wrong. It is very important. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में, कहीं भी समाज में बहुत सारे उसके कोण हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक यंत्र में बहुत सारे चीजें लगती हैं, कार में बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लेकिन दिस इज नॉट एन वन एंड ऑल सोल्यूशन। जब हम इसको बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं तो वो गलत हो जाता है। और मैं कारण बता रहा हूं, मैं अगेन कारण मैं बता रहा हूं क्यों हो गया ये, क्योंकि ये लीडरशिप शब्द जो है, कहां इसकी उद्गम कहां है? इसकी उद्गम उस सभ्यता और संस्कृति में हुई है, उन देशों में हुआ है जहां पर कि ये भ्रम था कि वो बाकी दुनिया से श्रेष्ठ है, दे आर सुपीरियर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो ये मानते थे, ये मैं तो कहता हूं आज भी शायद समझते हैं अपने अंतःकरण में, दैट दे आर सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी मानव समाज से, मानव जाति से वो श्रेष्ठ हैं। ये उनकी अवधारणा है। दे फील दैट, उनको लगता है कि वो बाकी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए ही बने हुए हैं, अब पूरी दुनिया उनका अनुसरण करेगी। तो वहां पर जब वो सोचते थे, और उस समय जब वो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना चाह रहे थे, वो दे फेल्ट कि हम हैं ही बने हैं कि हमें बाकी दुनिया को जो है ना एक्सप्लॉइट करना है, उनके पर शासन करना है, उनको दबाना है, हम स्वामी हैं। इस प्रकार का भाव था। इस भाव का उत्पत्ति है ये लीडरशिप शब्द। वो सोचते थे हम लीडरशिप हैं, स्लेव तो हमें भारत में मिलेंगे। आज से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले ब्रिटेन में ऐसे ही युवाओं को जब कोई संबोधित करता होगा तो वो क्या कहता होगा, यू गाइस आर गोइंग टू बी द लीडर्स, वी विल सेंड यू टू इंडिया, यू विल गेट स्लेव्स देयर। इस मानसिकता के साथ, ये मानसिकता कहीं ना कहीं लीडरशिप शब्द में छुपी पड़ी है। लेकिन भारत के लोगों, अगर आप वैसे सोचते हैं, और इसमें यह भी मान लिया गया है कि लीडरशिप इज समथिंग सुपीरियर एंड रेस्ट आर इंफीरियर, अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर क्या आप टीम वर्क की क्या बात कर रहे हैं? एक टीम में किसी को सुपीरियर किसी को इंफीरियर मान लिया तो फिर व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ टीम वर्क? इज टोटली फ्लॉड। अब ये अंग्रेजी अगेन वेस्ट से लिया गया शब्द है, हम भी आंख बंद करके हमारे सारे लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं। भारत में तो नहीं था ना ऐसा। अब आप बताइए, अभी हम थोड़ी देर से बात कर रहे हैं, आप कोई भी कॉमन सेंसिकल थोड़ी देर के लिए जस्ट कीप शट दिस एंटायर वेस्टर्न नैरेटिव आउट ऑफ दिस टॉपिक एंड माइंड से निकाल लीजिए। भारत में इससे पहले आक्रांता आए, हमारी शिक्षा व्यवस्था या समाज और समाज में कहीं पर भी सबसे मूल शब्द क्या था जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा करते थे लोग? वो शब्द जिसको सोचते थे कि अगर ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने क्रैक कर लिया, आज तो हमारा बाकी सब सही हो जाएगा। नेतृत्व नहीं था, धर्म था। हर व्यक्ति किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से यही पूछता था कि गुरुवर मेरा धर्म क्या है? राजा को असमंजस हो तो ऋषि के पास जाएगा, ऋषिवर मैं इस परिस्थिति में फंसा हूं, धर्म संकट है। धर्म संकट है, नेतृत्व संकट नहीं है, धर्म संकट में हूं मैं।
तो मुझे मार्ग बताइए। हर व्यक्ति यही चाहता था कि इस परिस्थिति में धर्म क्या कहता है। वो जानता था अंतःकरण में सबकॉन्शियसली कि अगर मैंने धर्म संगत काम कर लिया, जो धर्म कहता है वो मुझे बता दे कोई, मैं उस पर चल पड़ूं तो कल्याण होगा, वो उचित होगा। ये नेतृत्व में वेस्टर्न वर्ल्ड है। पर सर एक चीज बताइए, जैसे हम फौज की बात करें, अगर फौज में जैसे आपने टीम वर्क की बात की, अगर सिर्फ टीम वर्क पे हम फोकस करें, वैसे तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है फौज में भी, लेकिन फिर भी एक लीडर होता है जो डायरेक्शन देता उसका है। एक मैंने कहा ना, दायित्व बहुत बड़ा है। इट इज लेकिन वो समथिंग धर्म लाइक है। कार का स्टीयरिंग, दिशा दे रहा है। बट क्या खाली कार के स्टीयरिंग से पूरी गाड़ी चलेगी? नहीं। हाँ, उसका फ्यूल सिस्टम ना काम करे, इंजन सिस्टम ना करे, इलेक्ट्रिक सिस्टम काम ना करे, सिर्फ स्टीयरिंग से गाड़ी चलेगी क्या? मतलब सबका एक दायित्व है धर्म ये के वेस्टर्न हिसाब से। नैरेटिव ऐसा है कि बस ये एक चीज सॉल्व कर दो। हाँ, मेरे को बाकी- कहीं टॉक के लिए बुलाते हैं ना, तो बोलते हैं सर मैंने करना क्या? सर गिव अस टॉक ऑन लीडरशिप। हर बंदा बस लीडरशिप, एज इफ नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। सब बराबर है। और भारतीय दृष्टिकोण से मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, भारत के दृष्टिकोण से मैं उदाहरण दूंगा आपको कि बाकी कितना इंपॉर्टेंट है। और लीडर आप किसके बनेंगे? टीम होगी तभी तो। There has to be someone who is following ना। अगर अंग्रेजी दृष्टिकोण से भी देखें तो लीड करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना। तो उसके बगैर तो आप अकेले तो हवा में लीडर तो हो नहीं, ऑल एलोन। लोग भी तो होने चाहिए ना, तभी तो पूरा का पूरा बनेगा ना। तो उस टीम के सक्सेसफुल होने के लिए हर एक व्यक्ति जरूरी है। सुनने में ऐसा लगता है, जो पश्चिम से हमारे नैरेटिव आया कि लीडरशिप इज समवन सुपीरियर एंड द पीपल हु फॉलो आर सम काइंड ऑफ एन इंफीरियर। ये वेस्टर्न नैरेटिव है, पश्चिमी नैरेटिव है। अब भारत को उदाहरण देता हूं मैं। भारत में एक व्यक्ति था जो फॉलोअर था, उससे बड़ा फॉलोअर दुनिया में कोई हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल। और हम उसकी पूजा करते हैं। आप जानते होंगे नाम। हाँ जी सर, है ना, बजरंग बली। बजरंग बली। तो क्या हम उनको राम से कम मान देते हैं इस धरती पे, भारत में? खुद राम जी ने उनको अपने से ज्यादा मान दिया। तो वो हमारी वो सभ्यता, वो सोच, वो विचार लाना है, अपने संगठन में लाना है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, मैं ऐसे ही जा रहा था एक दिन, सामने मेरे स्कूल बस चल रही थी, स्कूल बस पे लिखा हुआ था फ्यूचर लीडर्स ऑन बोर्ड। और मैं सोच रहा था सारे लीडर बनेंगे पूरे स्कूल में सबको लीडर ही बनाएंगे तो फॉलो कौन करेगा यार? ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आपकी नियति में राम बनना लिखा है, गो अहेड एंड बिकम दैट। या तो आप राम बनिए, तो हनुमान ढूंढ लीजिए अपना। आपकी नियति में हनुमान है तो अपना राम ढूंढ लीजिए। दोनों प्रकार से आप सफल हैं। वेरी नाइस सर। अभी एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है क्राइम, और सबसे ज्यादा यूथ इससे अट्रैक्ट होता है, और उसके बहुत सारे रीजन है। डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ, डिस्ट्रैक्ट होता है, और फिर वो क्रिमिनल मेंटलिटी में, और ये स्कूल लेवल से देखने में आ रहा है। कुछ आंकड़ों के अनुसार स्कूल में क्राइम इतना बढ़ गया है कि पहले तो होता था कि बच्चों के बीच में झगड़े होते थे, आजकल टीचर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को भी मार देते हैं। मुझे याद है हम गांव में जब अपने टाइम में रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली है, जबकि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन पहले हम कोई भी बुजुर्ग दिख जाए, महिला दिख जाए, तो दूर से ही राम राम करके उनको आदर देते थे। लेकिन आजकल वो है नहीं। अगर मान लो पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन झगड़ा हो भी जाता था तो जैसे ही कोई महिला है, बच्चा है या बुजुर्ग है, आपसे बड़ा है, तो आप आदर में वैसे ही पीछे हट जाते थे। उन्होंने आपको मार लिया, डांट दिया, तब भी कोई ऐसा बदले की भावना या ऐसा कोई भाव होता नहीं था। लेकिन आजकल डिफरेंट हो गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें मोबाइल फोन छीना तो उसने मदर को मार दिया, किसी बच्चे ने, टीचर ने उसको होमवर्क करने के लिए बोला तो वो मार दिया। फिर सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं। दिल्ली में केसेस हुए थे जिसमें बच्चे पकड़े गए हैं जहाँ पे कि वो फेक बॉम्ब स्कूल में कांस्टेंट कॉल करते जा रहे थे, और ये भी बहुत सारा। तो ये एक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है या क्या इम्पैक्ट है? मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा रुझान, मतलब डेटा इतना नेगेटिव है कि बहुत सारे हमारे, आई थिंक
80% से ज़्यादा युवा, उनका मेंटल लेवल जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, और वो नेगेटिवली एग्रेसिव है। पॉजिटिव एग्रेसिव हो तो वो बात अलग है, लेकिन नेगेटिवली एग्रेसिव है, जिसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी, एज एल्डर्स या एज फैमिली, हम शायद कहीं पे फेल हो रहे हैं, जहाँ की हम युवाओं की वही जो उनकी एनर्जी है, बिकॉज युवा है, एनर्जी है, उसको हम सही डायरेक्शन में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या, या तो हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, या हमारे परिवार जो कि पहला स्तंभ है किसी भी व्यक्ति को उसका सिटीजन बनाने के लिए, पहला विद्यालय एक परिवार है। तो या तो परिवार में कहीं ना कहीं पे कमियां हैं, या हमारी शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं, और इसीलिए ऐसा ये सब हो रहा है। तो मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या हम ऐसा चेंज करें। देखिए, और ये बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बच्चे ये नहीं करते, हम इसको कैसे कराएं। तो ये आप जब बात कर रहे थे युवाओं में आक्रोश की बात है, तो पहले आप बात समझिए आक्रोश क्यों होता है। राइट, आक्रोश होता है जब भी किसी चीज में सामंजस्य नहीं होगा तो मामला गर्म होगा। गाड़ी का इंजन लीजिए, उसका सिलेंडर पिस्टन वगैरह सब कुछ अगर सामंजस्य में है तो ठंडा रहता है, अगर कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ है तो इंजन गर्म होता है। वैसे ही आक्रोश का मतलब है कि वो कंफ्यूजन है, उसकी मान्यताएं समाज में क्या सही है क्या गलत है, उसको गलत दे दिया गया है। उस बच्चे का दोष नहीं है, बच्चा आंख खोलता है, वो देख रहा है कि यहाँ पर इसको आइडियल माना जा रहा है, इसको आइडियल माना जा रहा है, सफलता की परिभाषाएं सारी की सारी गलत है। तो मैंने कहा ना, आप सामंजस्य में सब रहेंगे तो कहीं कोई टकराव होगा नहीं, लेकिन सामंजस्य है नहीं, एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट गोल एंड डायरेक्शन। और कंपटीशन, मैंने कहा प्रतिस्पर्धा धर्म और धर्म के अलावा होने नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हर जगह हमने वर्सेस कर रखा है, इधर ही विंस और यू विन, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो उसमें फिर आक्रोश आएगा, गर्मी आएगी। और चूंकि मैंने कहा ना कि भय वाली जब बात कर रहा था, जब आप गलत करेंगे तो परिणाम तो उसका आएगा ही, एडवर्स। तो जब परिणाम आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। तो फिर वो गुस्सा सबका फूटता है बाहर कि मेरे को तो ये चाहिए था, ये चाहिए था, समाज ने बोल रखा है कि दिस इज सक्सेस, आई वांट टू ट्राई एंड अचीव दैट, समवन वांट्स टू ट्राई एंड अचीव दिस। वो सारे के सारे मिथ्या हैं। अब प्लस क्या होता है कि जब व्यक्ति, बालक या बालिका, युवा कोई भी परिश्रम जब भी करता है, देखता है, तो उसको जब वो नहीं मिलता है, आर्टिफिशियल लगने लग जाता है, तो और फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार इसी के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ाया मुझे, नाउ दैट आई हैव अचीव्ड इट, इट्स क्या है ये, मतलब स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग। तो he starts feeling frustrated, he starts getting angry over the world, right? जैसे सेना में ही है, कोई सोचा कि नहीं बस एक रैंक पहुंचना बहुत बड़ी आवश्यक है। अब वो हर अच्छा बुरा काम करके, सिविल में भी होता है कि एक पोजीशन में पहुंचता है और उसने सारे तिकड़म बेले शायद गलत रास्ता भी अपनाया हो, और जब पहुंच के देखता है तो वो खोखला महसूस करेगा। अब वो खोखला महसूस करता है और वो चाहता है कि नाउ दैट मैं यहाँ पहुंच गया हूं तो पूरी दुनिया मेरे को राजा भगवान क्यों नहीं समझ रही, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द सेम काइंड ऑफ एन अटेंशन। बेसिकली बाहर से नहीं होता है, इंटरनली वो उसकी अंतरात्मा दोष ट्रिक करती है, तो फिर एंगर में आता है गुस्सा। दैट इज इंटायर फ्रस्ट्रेशन, हमारे गोल ही सारे गलत सेट कर दिए हैं। उनका दोष नहीं है, जब उसने आंख खोला तो देखा कि पैसे वालों की इज्जत हो रही है। आज एक बच्चा जन्म लेगा, आज मान लीजिए एक बच्चा जन्म लेता है, होश संभालता है 5 साल का, तो वो क्या देख रहा है चारों तरफ, नंबर जिसके लाइक हो रहे हैं उसकी इज्जत हो रही है, पैसे वाले की इज्जत हो रही है। एक उदाहरण देता हूं मैं बहुत, आज की डेट में अगर किसी को बोला जाए कि देश के प्रसिद्ध लोगों का नाम लो, तो कौन से नाम आएंगे? फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बिल्कुल, कुछ धनाढ़ लोग, कुछ राजनीति, बस यही आएंगे ना नाम। बिल्कुल। अब आज से आप 500,000 वर्ष पूर्व चले जाइए, आप नाम याद करने का प्रयास कीजिए कि इस देश के प्रसिद्ध लोग कौन से थे। वो तो सिर्फ ज्ञानी थे या योद्धा थे? क्या तब खिलाड़ी नहीं थे? तब भी राजा कुश्ती, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, घुड़सवारी कंपटीशन कराते थे, जो जीतता था उसको हार पहनाते थे, होता था पहले भी। तब भी नाटक, संगीतकार, नृत्य कलाकार थे, तब भी भारत सोने की चिड़िया था। तो क्या तब धनाढ़ लोग नहीं थे? लेकिन इतिहास में किसी का नाम है क्या? क्योंकि वो जानते थे कि समाज में आदर्श किसको बनाना है। तो जो नया बच्चा या युवा जन्म ले रहा है, उसके लिए वो आदर्श है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है, महाराणा प्रताप बनना है, मुझे विवेकानंद बनना है, मुझे दयानंद सरस्वती बनना है। इन लोगों का समाज में आदर होता है, उस पर चलेगा, कभी आक्रोश नहीं आएगा। हमने एग्जाम्पल गलत सेट कर दिए चारों तरफ। अब उनका दोष नहीं है, युवाओं का दोष नहीं है। वो देख रहा है कि मेरे माता पिता भी तो उसी की इज्जत कर रहे हैं,
मेरे माता पिता भी अपने रिश्तेदारों में उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, या जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। हाँ, हाँ, मेरे ताऊ जी तो कलेक्टर लगे पड़े हैं, तो मेरे पिताजी भी रोज उन्हीं को बात कर रहे हैं। और मामा जी तो नॉर्मल जो आदमी गरीब मामा है है, उसको छोटे से पूछते हैं, हैं। क्लर्क हैं, उनसे बात ही नहीं करते। तो वो भी तो देख रहा है ना, तो वो भी तो वही बनना चाहेगा, बाई हुक एंड क्रुक आई वांट टू बी देयर। बट वो खोखलापन आएगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो सबसे बड़ा गलत ये मानसिकता हमने डाल दी है। और ये क्यों होता है? क्योंकि समाज में आदर्श कौन से स्थापित होंगे। मैं एक बड़ा ही भोंडा उदाहरण दूंगा। अभी रणवीर अलाहाबादी की तो बात करी हमने, एक मैं बताऊंगा आपको कि मैं मुंबई में रहता हूं, तो वहां पर एक हाउसिंग एक करजत में बंगलो लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट। उसका ब्रांड एम्बेसडर पता कौन है? शी इज ए पॉर्न स्टार। पूरी मुंबई में होर्डिंग में उसकी फोटो लगी हुई है। मैं किसी के हिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, भूल इतिहास में किसी से भी हो सकता है। आम्रपाली थी, शी वाज ए पैरामाउंट, बुद्ध के संगत में आई, भिक्षुणी बन गई। इनफैक्ट ऐसे लोगों का तो मैं और ज्यादा आदर करूंगा, ठीक है ना। वो वाल्मीकि ऋषि पहले दस्यु थे, डाकू थे, तो वहां से कोई परिवर्तित होकर बने तो मैं तो उसका ज्यादा आदर करूंगा। ये गलत से सही मार्ग पे आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका इतिहास क्या था, लेकिन वर्तमान में भी तो स्किन शो पे ही वो पैसे कमा रही है ना। एंड वो शी इज नॉट सेलिंग सम फॉर गॉडामिट सम अदर स्टफ, यू नो, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, शी इज सेलिंग हाउसेस। एंड पूरे मुंबई में होर्डिंग्स लगे हैं। अब आज की एक छोटी बच्ची को लेकर अगर आप मुंबई में घूम रहे हैं और होर्डिंग को वो देखती है कि एक चीज, अगर वो बोले कि पापा आई वांट टू बी दिस, तो बच्ची का दोष है? क्या आदर्श पैदा कर रहे हो आप? सही बात है। बच्ची का दोष नहीं है। तो आप चारों तरफ देखो ना, कौन हीरो है समाज में? ऐसे नहीं है आप अचानक, मैंने वही पूछा किसी से कि आज पूछ लो इंडिया की आईपीएल टीम, ये सब इनका दोष नहीं है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, हमने इनको चढ़ाया ना। हम क्यों इनको आदर्श? उन्होंने नहीं बोला मुझे मनाओ, मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं। पहले भी इस तरह के काम खिलाड़ी पहले भी थे, नाटककार नर्तकियां पहले भी थी, संगीतकार सब पहले भी थे, एक्टर पहले भी थे, वो अपना काम कर रहे थे, ये भी अपना काम कर रहे हैं। समाज क्यों इनको सर चढ़ा रहा है? तो आज देखो हर एक आईपीएल टीम का, सबका एक छोटी छोटी चीजें, सबका नाम याद होगा। अचानक आप पूछ लो कि इसरो की वो कौन सी टीम थी जिसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, किसी दो नाम नहीं याद आएंगे किसी को। दोष किसका है? और इसके पीछे कारण मैं बताता हूं क्या है। ये हमेशा, ये कौन आदर्श बनेगा, ये नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है। पहले भी किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है। आज नैरेटिव कंट्रोल करने वाले लोग हैं कौन से? फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, अखबार है, मैगजीन है, ये सारे के सारे लोग हैं। दुर्भाग्यवश ये सारे के सारे व्यापार में। और जहां व्यापार आ जाता है, जहां व्यापार आ गया वो चीज दूषित होनी है। पहले ये नैरेटिव कंट्रोल करते थे ऋषि, वो डिसाइड करते थे, वो एडवाइज करते थे। चाणक्य की नीति पढ़िए आप, वो राजा को बता के गए हैं कि ये सारे के सारे जितने ये लोग हैं, नाटककार, संगीतकार, ये शहर से दूर होने चाहिए। और उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं ऋषियों का। हाँ, ऋषियों का वो पर्सनल एजेंडा नहीं, व्यापार नहीं, वो शुद्ध अंतःकरण से जो देश और राष्ट्र और समाज के हित में होगा वो डायरेक्शन सेट करते थे। तो ये भूल हो गई हमारी। अब ये सारे व्यापार में है। व्यापार में आप सही निर्णय ले ही नहीं सकते। दुनिया के किसी चीज में आप पैसा डाल दीजिए, वो अपवित्र हो जाएगी। सही बात है। जब तक किसान अपने और अपने कुटुंब के लिए, जो लोग उस पर आश्रित थे, उसके लिए खेती करता था, सही करता था। जब उसने व्यापार से जोड़ दिया, लालच से, तो उसमें वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया। जब तक वो अपने परिवार और कुटुंब के लिए दूध निकालता था, सही निकालता था। जब उसने उसमें लालच जोड़ दिया तो इंजेक्शन ठोकना शुरू कर दिया। तो कोई भी चीज में आप व्यापार डाल दीजिए, वो दूषित हो ही जाएगी। इसी वजह से हमारी समाज की सारी अवधारणाएं दूषित हो गई हैं, तो हर एक चीज को हमने व्यापार में ले लिया है। अब आप ही बताइए ना, आप चला रहे हैं, हालांकि मुझे उससे कोई फर्क, मैं अपनी अपना जो भी डालता हूँ यूट्यूब पर डाल देता हूँ, लेकिन मुझे 5 साल हो गए, मैंने मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल आज तक। मैं इसी तरीके की बात करता हूँ, तो मेरे को कोई, हम पेंशन पे जी रहे हैं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे पैसा मिलता है जब मैं डाल रहा था। लेकिन अचानक कुछ लोग जब मुझे, मेरे ना वेल विशर, शुभचिंतक देखते हैं, सर आपका, मैं पता नहीं भाई, और वहां पर किस प्रकार का कंटेंट डाल के लोग लाखों व्यूअर्स ले रहे हैं। तो ये समाज जाने, अगर आपको यही चाहिए तो वही मिलेगा, तो आपके बच्चे वही देखेंगे। कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, उनसे आना चाहता हूँ। आपका सबसे बड़ा डर
क्या था जब आप छोटे थे? छोटे नहीं, आज भी डर है। एक तो पहले वाला बताया मैंने, तो गलत काम करें हाँ। तो कुछ लोगों का है, लेकिन एक दूसरा डर है, पता नहीं उचित है अनुचित है, महिला यदि कड़वा बोले मुझे बहुत डर लगता है। रूड लेडी इज स्केयर्स मी। मतलब नारी से ऐसा लगता है कि नारी क्यों कड़वा बोल रही है, मतलब नारी से हम उम्मीद करते हैं कि वो सदैव आचरण की शुद्धता रखेगी। पुरुष हर युग में सारे उल्टे काम पुरुष ही करता है। इसीलिए मैं थोड़ी देर धर्म की बात कर रहे थे, पत्नी के साथ धर्म पत्नी रखा गया, क्योंकि धर्म को घर में परिवार में धर्म रहे, वो दायित्व मूल स्तंभ पत्नी का है, क्योंकि समाज जानता था, हमारे पुराने पूर्वज, कि यही करेगी। शी विल बी द कीप द मोरालिटी ऑफ द फैमिली इंटेक्ट। वो तो मैं महिला को जब अपशब्द बोलते हुए दुराचार, तो हर उस महिला से डर लगता है मुझे जो कि रूड होती है ना, वो आई रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ। मतलब महिला जिसमें पुरुषत्व, मैं पुरुषत्व की बात तो नहीं करूंगा, आई डोंट नो, बट वुमन शी इज रूड ना, एंग्री नहीं। दुर्गा काली का रूप बिल्कुल ठीक है, हाँ। अधर्म के खिलाफ क्रोध हारा बिल्कुल सही है, वो सही है, लेकिन साधारण आचरण में जब कटुता हो ना, वो मुझे बहुत, आई एम स्टिल स्कैर्ड ऑफ दैट, बहुत। और हाँ, मधुर शुद्ध आचरण वाली महिला से ज्यादा कोई दैवीय अनुभव भी नहीं, दोनों है। A man can be very polite, it feels good, but if a woman is polite and courteous, it feels heavenly. A man can be rude, वो भी बुरा लगता है, but a woman is rude, it's like, I can't take it. समय का भाव ऐसा, नहीं तो इस पे और डिस्कशन हाँ, करेंगे। और यदि आप भारत में युवा फिटनेस के बारे में एक चीज बदल सकते तो वो क्या होगी? आप फिटनेस का पहले अर्थ समझें। इसको किसी सिक्स पैक ये वो उससे कोई नहीं मतलब। फिटनेस क्या है? फिटनेस है कि शरीर का दायित्व, आपकी बुद्धि या आपका जो काम है, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो खेती कर रहा है उसकी फिटनेस अलग है, एक व्यक्ति जो लेखक है, तुलसीदास है, उसकी फिटनेस अलग है। दोनों में यू डोंट हैव टू कंपेयर दिस टू कि तेरे में वो वाला क्यों नहीं है ना। तो हो सकता है वो किसान जितना शारीरिक रूप से ज्यादा हल उठा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन शायद वो महर्षि तुलसीदास की तरह 18 घंटे कलम लेके नहीं बैठता, उसके लिए अलग, उसकी वो फिटनेस है। बिल्कुल। तो आपका जो दायित्व है, जो रोल आप कर रहे हैं, आपका शरीर उसको कर पाए, ये फिटनेस है, बस। दैट्स अबाउट ऑल, कंपैरिजन नहीं है। तो हर प्रोफेशन का अलग, सैनिक का अलग फिटनेस है, एक कॉर्पोरेट वो वाले का अलग फिटनेस है, सो सबका अलग अलग फिटनेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो काम कर पाए। और एक काम और है, इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि जब सामने पाप हो रहा हो तो आप लड़ पाए। वेरी गुड। दैट्स अबाउट। सर दूसरा, आज के युवाओं को, बिकॉज हम डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, डिजिटल युग में सफल होने में अनुशासन कैसे मदद कर सकता है? अनुशासन मदद, क्या अनुशासन का कोई पर्याय है ही नहीं। अनुशासन तो कोई अणु का शासन है ना। तो वो जैसे हमने शुरू में कहा, ब्रह्मांड का नियम है, आप उसके साथ ही रहो, आपको कोई ऑप्शन नहीं है। अनुशासन सुनने में ऐसा लगता है कभी कभी कि ये मुश्किल रास्ता बता रहा है, अनुशासन आसान रास्ता है। अगर आपको दूसरे शब्दों में कहूं, अगर किसी को लगता है कि अनुशासन मुश्किल है, तो प्लीज आप ऐसे एक ट्रैफिक में जाइए जो अनुशासित नहीं है, और देखिए कौन सा आसान है, और दूसरे ट्रैफिक में जाइए जो अनुशासित है, आप देखिए जीवन कहाँ आसान है। तो अनुशासन में रहिए, वो तो आसान रास्ता है। वेरी गुड सर। हाँ। वह कौन सा गुण है सर जो हर युवा भारतीय को विकसित करना चाहिए? लड़ना आना चाहिए सबको, क्योंकि लाइक इट और नॉट, प्रैक्टिकल बात है, अधर्म है। शुरू में मैंने कहा था पूरी दुनिया अटैक करेगी, और अटैक मतलब बाहर की दुनिया में उन्होंने हमारे अंदर भी काफी शत्रु पैदा कर दिए हैं, एंड दे गोइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। एंड शत्रु क्या करता है कि जब आपके सारे प्रपंच खत्म कर लेगा तो फिजिकली फाइट करेगा, फिजिकली फाइट करेगा ही करेगा, वो तैयार है। और आपको लड़ना इसलिए भी आना चाहिए, एक उदाहरण मैं और देता हूं। हर व्यक्ति को धर्म की शक्तियों को सदैव लड़ना आना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं
कि मान लीजिए मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि दो व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, वो यहां से सामान लेते हैं और किसी और शहर में जाके लाभ के साथ बेच देते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक व्यक्ति कोई नियम कानूनी रूप से जो लीगल बिजनेस है वो कर रहा है, कपड़ा है, मसाला है, राशन, कोई भी चीज है, यहां से खरीद रहा है और वहां जाके बेच दे रहा है। उसको इस प्रॉफिट के अलावा कोई, दोनों को प्रॉफिट के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है और कोई ध्येय नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है कोई इलीगल नार्कोटिक्स, ड्रग्स यहां से ले रहा है और प्रॉफिट के साथ वहां बेच दे रहा है। अब आप मुझे बताइए इस बात की कितनी संभावना है कि इसमें से किसके पास हथियार हो सकता है? दूसरे वाले के पास। अधर्म जो है सदैव लड़ने के लिए तैयार रहता है। बहुत अधर्म बढ़िया। सदैव लड़ने को तैयार रहेगा। तो अब अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, इस भ्रम में मत रहिए कि मैं शांति प्रिय रहूंगा। सारी महाभारत यही थी और सामने अधर्म है तो यू गॉट टू गेट अप एंड फाइट। दैट इज व्हाट कृष्णा टोल्ड अर्जुन। अर्जुन युद्ध कर, शस्त्र उठा, प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर, बाकी बात बाद में। तो हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य युवाओं में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, क्योंकि ये आएंगे, दे विल कम। जो पहले मैंने युवाओं को संदेश दिया था उसमें एक और जोड़ दूं, दे विल कम, ब्लड विल फ्लो, रक्त बहेगा, रक्त बहेगा, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और रक्त बहाना ये अलग भ्रांति किसी ने बना दिया है कि गलत है, रक्त बहाना बिल्कुल उचित है। धर्म के मार्ग पर जितना रक्त बहाइए उतना पुण्य है। शत्रु का भी, और ईश्वर ना करे स्वयं का बहाना पड़े तो बहाइए, शत्रु का रक्त बहाइए, तिलक कीजिए, इससे बढ़िया कुछ चंदन नहीं। लेकिन युवाओं को ये बात समझने की जरूरत है, लड़ना मतलब ये नहीं कि कल से ही लड़ना शुरू कर दें किसी के साथ भी। ये सर का मैसेज है कि अधर्म के साथ लड़ने के लिए हम सभी को, क्योंकि वो आएगा, वो ऑप्शन नहीं छोड़ेगा। अगर जब तक वो छोड़ रहा है तब तक आप दूसरे तरीकों से लड़िए, लेकिन जब वो घेर ले आपको तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। और मैं बता रहा हूं, ही विल कम, दोज सेक्शन ऑफ पीपल विल कम, बिकॉज दैट इज देयर लास्ट रिजॉर्ट। अधर्म सदैव, मैंने कहा ना उस उदाहरण में, लड़ने को तैयार रहता ही है सदैव, वो आएगा। तो हर युवा के लिए इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये कहीं से शांति शांति वाला जो भर दिया ना दिमाग में, वो प्लीज गेट आउट ऑफ दैट। एक और उदाहरण देता हूं, महाभारत में तो ठीक है, शुरू से प्रॉब्लम, शुरू से मनमुटाव था। रामायण में महाराज दशरथ के काल में राज्य में कोई डाका, कोई चोरी नहीं था, किसी पड़ोसी राज्य से कोई झगड़ा नहीं था। यानी कि आप दूर दूर तक कल्पना ही नहीं कर सकते कि मुझे यहां पर युद्ध की आवश्यकता, युद्ध विद्या आनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं लगेगा। क्यों? सब शांति। उसके पश्चात भी जब महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए भेजा गुरु जी के पास, तो वहां पर उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई गई। आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद भगवान राम जब वनवास के लिए चले तो उन्होंने कहा कि मैं तो वनवास जा रहा हूं, राजमहल से कुछ नहीं ले जाऊंगा, मुकुट, कवच, कुंडल, सोने के आभूषण सब छोड़ दिए, एकदम सिर्फ बोला बस अपने एक वस्त्र, सीता वगैरह सब लेके जा रहे थे। तो उस वक्त संभवतः उन्हें बोला गया होगा कि भाई एक जा रहे हो वन में तो एक चेंज के लिए तो कपड़ा ले लो। उन्होंने कहा ना, वनवास मतलब वनवास, मैं राजभवन से कुछ नहीं लूंगा। किसी गुरु ने बोला होगा शास्त्र तो ले लो, बोला ना, बहुत मिलेंगे जंगल में, गुरु बहुत ऋषि मिलेंगे, मैं वहां ज्ञान ले लूंगा। चेंज के लिए कपड़ा, बोला 1-2 दिन में इंतजाम कर लेंगे बाहर, यहां से जो पहना है वही लेके जाऊंगा। बोला भाई एक चादर तो ले लो, रात को क्या जब भूमि पे सोओगे सीता को जमीन पे सुलाओगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, 1-2 रात में क्या होगा, इंतजाम हो जाएगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा। और उसी प्रकार से शायद उन्होंने ये दिया गया होगा कि 1-2 टाइम की रोटी तो बांध लो। बोला नहीं, एक रात में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंतजाम हो जाएगा भोजन का भी 1-2 दिन में, 1-2 रात में मर थोड़े जाएंगे हम लोग। 1-2 रात में कपड़ा नहीं मिला, चादर नहीं मिला, ये सब हो जाएगा इंतजाम। लेकिन शस्त्र लेके निकले थे, उसमें भी ये तर्क दिया जा सकता था और आता था उनको, वन की किस लकड़ी से धनुष बाण बनता है ये विद्या उनको पता थी। ये भी कहा जा सकता था तो ये भी तो जाके 1-2 दिन में इंतजाम हो जाएगा। किंतु अयोध्या की सीमा के बाहर कदम रखते ही राक्षस आए तो आपके पास अवसर है क्या 1-2 दिन का, शस्त्र लेके निकले थे। ये इतना आवश्यक है। और इसीलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। सर लास्ट, एक महाशक्ति जो आप चाहते हैं आपके पास हो, अगर आपके पास ऑप्शन हो, ऐसी कौन सी पावर डू यू थिंक यू शुड हैव? बस एक ही शक्ति, महाशक्ति बोले या जो भी शक्ति, ईश्वर इतनी कृपा करे कि धर्म और अधर्म में, उचित और अनुचित का निर्णय करने में मुझसे भूल ना हो
और जो थोड़ा बहुत दायित्व है माध्यम से, मंच के माध्यम से जो भी मैं बोलता हूँ, वहाँ पर जो दूसरे लोग अगर मेरी तरफ आशा से देख रहे हैं कि यहाँ से कोई मार्गदर्शन मिलेगा, तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, हे ईश्वर ये भूल मत होने देना। मेरे मुख से जब भी निकले धर्म निकले, उचित निकले, मेरे मुंह से गलती से भी कभी कोई ऐसी बात ना निकल जाए। मैं साधारण मनुष्य हूँ, बिल्कुल साधारण मनुष्य हूँ। जैसे मैंने कहा ना, जब मैं बच गया तो साधारण मोह माया है मेरे पर, बस मुझसे यही एक है, इस बात की शक्ति देना कि मैं सदैव स्वयं मार्ग पर चलूं और बाकियों जो मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे मुंह से हमेशा सही बात निकले, जो कि राष्ट्र, समाज और परिवार के कल्याण का, ये शक्ति चाहिए मुझे। सर वैसे तो आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं हमारे युवाओं को, और युवा ही नहीं, आई थिंक सभी के लिए ये मैसेजेस थे। बट इससे पहले कि हम आज की बात बंद करें, अगले उसका सोच के कि एक बार और, बिकॉज मन नहीं कर रहा है कि ये रुके, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है तो हमें आज इस पे विराम लगाना होगा। लेकिन उससे पहले एक लास्ट मैसेज हमारे सुनने वालों के लिए। बस यही है कि भारत का समय आ गया है। भाग्यवान समझिए आप कि भारत के आप नागरिक हैं, इस पावन भूमि पे आपने जन्म लिया है, और हमारा एक दायित्व है। सिर्फ बात भारत की नहीं है, पूरी दुनिया भ्रमित है, पूरी दुनिया अपना मार्ग भूल चुकी है। तो ये दायित्व है, जैसे मैंने कहा रहा था ना कि मैंने ब्रह्मांड, पृथ्वी और ये जो श्रृंखला बताई, लेकिन फिर ये अंतर्विरोध कुछ लोगों को लग सकता है कि आप बात करते हो ब्रह्मांड, फिर कहते हो भारत भारत भारत, भारत के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। वो इसीलिए कि इस पृथ्वी पर उचित मार्ग दिखाने का सामर्थ्य सिर्फ भारत में है, बाकी सब एवरीबॉडी इज लॉस्ट देयर वे, everybody has lost their way, and the only place which can show the right path to the entire world is Bharat. We have a responsibility not just towards our country but the entire world. उस बात का बोध करें, और व्यर्थ के जो नैरेटिव्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, गलत तरीके हैं, अब पर्पसली ऐसा किया जा रहा है। ये राक्षस प्रवृत्ति है, आज की बात नहीं है, सदैव होता रहा है ये। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो पश्चिम से आ रही हैं, जिधर से भी आ रही हैं, उनसे बचें और अपनी दैवीय प्रवृत्ति को शुद्ध करें, उसको सशक्त करें, और पूरी दुनिया के अपना देश को संभालें, और हमारे देश के माध्यम से, हम अपने राष्ट्र के माध्यम से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करें। ये हमारा दायित्व है, इस बात का बोध सबको होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। Thanks a lot once again for taking out time धन्यवाद। and have these beautiful conversation with us. धन्यवाद मेरा। And I'm so thankful, and we look forward once again, sir, to have another set of such conversations because this is never ending. Never It's always lovely to listen to you, sir. थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ आपका भी, आपके दर्शकों का भी। Thank you very much. थैंक यू। धन्यवाद Sir, small mementos. धन्यवाद।